अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। यू आर वाचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक विद मी और मुझे कहते हैं सोहा अफजल। मेरे साथ हमेशा की तरह मंडे फिटनेस का फुल ऑफ $100 स्माइल के साथ अब्दुल रऊफ साहब मेरे साथ हैं। सिर्फ $100 सर आज तो कहे $200। 200वां मैच कल इंग्लैंड के साथ जो खेला पाकिस्तान ने T20 200वां मैच था। अच्छा मैं ढूंढ कर लाई हूँ सर थोड़ी थोड़ी ना हिस्ट्री कर। पूरा सर ऐसा रोलर कोस्टर बड़ा मैच नहीं था ये। अच्छा मैच ऐसा था जिसमें आप बिल्कुल जिसको कहते हैं ना टीवी स्क्रीन के साथ जुड़ के बैठे सर हो, ग्लूड टू द पता ही नहीं टीवी चलता था स्क्रीन। कि क्या होना है। सर वी हैड गिवन अप। आप समझे कल अच्छा। तो इन्होंने हमें ब्लड प्रेशर का मरीज बना देना है। हमें लगा मैच गया बस गया तो गया। एंड पे आगे पता नहीं इन लोगों को क्या हो जाता है। रोलर कोस्टर जज्बात का था एक मेरे ख्याल से वही था बस। खैर मैच के बारे में थोड़ा चलते तबसरा करेंगे। पहले हरमीत को ले लेना, हरमीत का तारुफ करवाएं और हरमीत को देखें आज क्या पहन के बैठा हुआ है। हेलो हरमीत। सरप्राइज जी अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। वैसे जरूर साहब और सोहा, मुझे तो वैसे सुबह सुबह पता चला कि भैया पाकिस्तान को जीत हुई और 2-2 की बराबरी हुई है। वैसे मैं खुद कल पूरी रात जो है वो थिएटर में देख रहे थे हम कहीं, तो वहाँ पे बिजी था, लेकिन जब पता चला सुबह कि भैया कमाल की जो है वो बड़े मुश्किल से बड़े सस्पेंस था। और आपकी बात ठीक है कि कोई अगर बीपी का पेशेंट ना भी होता तो वो पेशेंट बन जाता, लेकिन जीत हुई तो बड़ी खुशी हुई भाई। हाँ जी हरमीत अच्छा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। ये मैच तो जैसा भी था लेकिन हमने संडे बहुत एंजॉय किया। मतलब संडे एंड्स वेल एवरीथिंग इज वेल, तो वो वाला हिसाब था सर। लेकिन मैच पे कोई टेक्निकल तफसील आपका ही बनता है सर। हाँ, मैंने तो क्या कहना है? मैं ये बताऊं कि मैच का आगाज़ हमने बड़ा अच्छा किया था। पाकिस्तानी टीम ने फिर बाबर आजम और रिजवान ने एक अच्छा साउंड स्टार्ट प्रोवाइड किया। और रिजवान जो है वो तो एक 50 करने वाली मशीन बन गए हैं, जिसको कहते हैं बात नहीं सर, वी हैव 50 मशीन्स। कल भी हाईएस्ट रन जो हैं वो रिजवान ही के थे। और बाबर आजम जो हैं वो थोड़ा सा अच्छा खेले, आगे जो एक आउट ऑफ फॉर्म वो हुए हैं थोड़े से वो, लेकिन यह है कि जहाँ पे उनको तेज़ करने की रन ज़रूरत थी वहाँ आके वो आउट हो गए एक दफ़ा फिर। और पता नहीं बाबर आजम से गलतियाँ बहुत हो रही हैं। लेकिन बाद उसके बाद ये हुआ कि फिर वही मिडिल ऑर्डर क्राइसिस, शान मसूद भी अच्छा नहीं खेल पाए। ये नहीं होता, मिडिल ऑर्डर नहीं सही होता हमारा। मिडिल ऑर्डर हमारा ठीक नहीं हो पाया। वो भी जो हम सोच रहे थे जब पाकिस्तानी टीम ने आगाज़ किया था दोबारा कि 200 रन्स के करीब करीब हम ज़रूर रन्स कर पाएंगे, क्योंकि पहले 10 ओवर्स में हमारी एवरेज बहुत अच्छी थी। लेकिन आखिरी 10 ओवर्स में फिर हम बहुत अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाए। और उसकी वजह यही है कि जी लेकिन एंड पे जो हुआ सर, एंड पे तो सोचे मुझे लगता है कल पूरी कौम को उन्होंने ब्लड प्रेशर का, पैनिक अटैक्स का, वो तो उनकी इनिंग में आ गया ना। हम तो अभी तक जिक्र कर रहे हैं पाकिस्तान की इनिंग की। अच्छा उसके बाद ये है कि इंग्लैंड ने तब्दीलियाँ काफ़ी की हैं। इंग्लैंड अपने मुख्तलिफ प्लेयर्स आजमा रहा है। और कल भी मार्क वुड जिसने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था तीसरे वनडे में, उसको नहीं खिलाया था। बहुत तेज़ गेंदें वो कर रहा था, उसकी जगह ओली पोप को खिलाया। ओली पोप जो है वो उतना अच्छा परफॉर्म तो नहीं कर पाया जितना मार्क वुड कर रहे थे, लेकिन इतना बुरा भी नहीं था। तो इंग्लैंड की जो स्पिनर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी। और चेंजेस सर उनके आप हो गया उनका, या उनका लेग स्पिनर हो गया, दोनों की परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर थी। उन्होंने रन रोकने में काफ़ी काम सर अंजाम दिया अच्छा। तो उसके बाद ये हुआ कि इंग्लैंड की इनिंग चली, और इंग्लैंड की इनिंग हम जानते हैं कि वो रोलर कोस्टर के ऊपर रही है। पैनिक अटैक सर, जज्बातियात का एक समंदर जो पाकिस्तानी कौम के अंदर डाल दिया उन्होंने। लेकिन एंड्स वेल, तो इसका मतलब कि सब अच्छा हो गया। लेकिन सर अब मैच होंगे लाहौर में, अब तो लाहौरियों का पैशन देखने वाला है। पीसीबी ने जो कराचियों से वादा किया था कराचियंस से, वो तो पूरा कर दिया। 4 मैच हो गए हैं कराची में, अब बारी है लाहौर की। तो आप प्लान कर ले, हम मिलके चलेंगे मैच। कल बाबर आजम ने एक चीज़ बड़ी मज़ेदार की, जो मैं सोच रहा था कि वो उन्होंने क्या सर? हमारा जो लेग स्पिनर है उसकी बजाय कल उन्होंने ऑफ ब्रेक बॉलर को लगाया। अच्छा। और उसकी वजह शायद यही थी कि इंग्लैंड के लेफ्ट हैंड से खेलने वाले प्लेयर काफ़ी ज़्यादा हैं। और इफ्तिखार ने ऑफ स्पिनर के तौर पे अच्छा परफॉर्म किया, मतलब उसने काफ़ी रन्स रोके। तो हारिस रऊफ बड़ा अच्छा परफॉर्म कर गया कल, बड़ी अच्छी गेंदें उसने की हैं। और विकेटों पे विकेटें, असल में यही स्ट्रैटेजी रही है कि रन्स चाहे थोड़ा सा इंग्लैंड तेज़ भी कर रहे, लेकिन अगर विकेटें निकलती रहें, और वो विकेटों का प्रेशर इतना चला गया जिसकी को हाथ में, कि उसी वजह से इंग्लैंड हार गया मतलब कल वो मैच। और अब ये है कि ओपन है, 2-2 मैचेस दोनों ने जीते हुए, 3 मैच खेलने हैं लाहौर में।
जो ज़्यादा मैचेस जीत जाएगा वो सीरीज जीत जाएगा। अभी तक तो टाई जा रही है सिचुएशन, ऑल दो पाकिस्तान में जो होने वाले मैच हैं, ऐसे मैं कल ढूंढ रही थी मुख्तलिफ चीज़ें ना हिस्ट्री से, तो कल का हिस्टोरिकल मैच तो था ही, लेकिन सर T20 इंग्लैंड के साथ जो है वो 200 आप समझिए 2 सेंचुरीज हमारी मुकम्मल हो गई हैं। 200वां मैच भी था, 200वां मैच भी था, तो ये भी क्रेडिट किसी और टीम के पास नहीं है, पाकिस्तानी टीम के पास ही है। इसके अलावा कोई नया रिकॉर्ड बनाने के लिए मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन जो ये ट्राई कर रहे हैं, जो अब तो सब बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। अब देखना ये कि लाहौर में होने वाले मैचेस क्या होंगे और इस पर क्या सिचुएशन कहाँ जाकर स्टैंड करेगी। मेरे ख्याल में वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान को भी चाहिए कुछ कॉम्बिनेशन आजमा ले। कल एक तब्दीली तो की थी उन्होंने, कैसी रही वो सर? कल चेंज जो थी वो ये थी कि मोहम्मद आसिफ अली को दोबारा वापस ले आए और आसिफ अली ने आखिर में आके अपना अच्छा जस्टिफाई भी कर दिया जब वो 2 छक्के मारे उसने। उसी तो जिताया हमें। हाँ, वो मतलब छक्के की वजह से थोड़े से रन हमारे बेहतर हो गया, लेकिन ये है कि अफसोस है कि हमारा मिडल ऑर्डर, जैसे मैंने बार बार कहा, कि परफॉर्म नहीं कर रहा, और मिडल ऑर्डर अगर परफॉर्म नहीं करेगा तो हम कोई उम्मीद नहीं रख सकते वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस की। तो चले चलो मैच की मैं बार बार हम लोग इस चीज़ को डिस्कस करें कि मैच ऐसी कोई शदीद प्रैक्टिस हरमीत हो सकती है जिससे हमें या तो बेस्ट कॉम्बिनेशन मिले वर्ल्ड कप के लिए, या फिर ऐसा कुछ मिल जाए जिसको हम चला सके किसी भी किस्म के मैच में, वो T20 हो या वर्ल्ड कप हो। तो ये मुख्तलिफ ट्राइयाँ जो कर रहे हैं, लेकिन इसमें भी मुझे लगता है कि एक आधी ट्राई मिडल ऑर्डर के लिए अभी भी इज़ टू बी कॉन्टिन्यूड वाली एक स्टोरी है जो हमें अभी तक नहीं मिली, एक ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं मिला। सर आगे बढ़ते हैं, अपने रनडाउन की तरफ चलते हैं। इट्स मंडे रनडाउन, तो वी हैव सो मेनी थिंग्स टू डिस्कस विद यू गाइस। लेकिन सर स्टार्ट एक क्लिप मरियम औरंगजेब का मैं चाहती हूँ उसका थोड़ा सा हम जिक्र कर ले क्योंकि हमारा फर्ज बनता है कि हम इस सीट पे बैठे, इस प्लेटफॉर्म पे बैठे। मैं इसलिए असल में उसका जिक्र नहीं किया कि ऑडियो लीक्स जो हुई हैं वो ऑडियो लीक्स कितनी है, सर मैं कहती हूँ पता नहीं वजीर आजम हाउस से निकल आती है, कोई आप मरियम नवाज की कॉन्वर्सेशन निकल आती है। सर ये कैसा जमाना आ गया? डॉक्टेड हम इसको नहीं कह सकते बिकॉज हम नहीं अब नहीं कह सकते। सिक्योरिटी ब्रीच है, मतलब बहरहाल इसके ऊपर काम बहुत हो रहा है, देखना मतलब तहकीकात का आगाज तो हो गया ये देखने के लिए कि वजीर आजम हाउस से अगर इस तरह की लीक्स हो रही हैं तो कोई भी, और लीक्स कहाँ जा रही हैं ये भी बड़ी हैरत की बात है कि कौन सी वेबसाइट के ऊपर पड़ी हुई हैं और बिकने के लिए पड़ी हुई हैं। ये तो भी पॉइंट है सर, वेरी वेरी मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि वज़ीर आज़म हाउस में होने वाली कोई भी गुफ्तगू कोई भी मुल्क सुन सकता है, कोई भी मुल्क उसको कॉपी कर सकता है। देयर इज नो प्राइवेसी सर, देयर इज नो सिक्योरिटी, देयर इज नो प्राइवेसी जी। तो ये बड़ा एक ऐसा अलार्मिंग सिचुएशन है जिसको काफ़ी डायग्नोस करने की कोशिश की जा रही है कि सलामती काउंसिल का कोई भी इजलास हो, कोई भी कॉन्वर्सेशन हो, कोई भी डिस्कशन हो, तो क्या वो इतनी ही आम है कि वो पूरी दुनिया को पता लग सकती है, पाकिस्तानियों को पता लग सकती है? अभी तो ये कॉन्वर्सेशन खैर जो भी निकली है बाइट साइड लीक्स की सूरत में, उसमें पाकिस्तान का इमेज ही ख़राब हो रहा है। अगर आप क्या वहाँ क्या गुफ्तगू हो रही है इस्लामाबाद में लीक्स के हवाले से? निकल कैसे रही है ये लीक्स? रूस साहब देखें, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी 2 इदारों की बनती है अगर देखा जाए, क्योंकि एक हसास इलाका है यहाँ पे अगर आप देखा जाए, क्योंकि हम तो बिल्कुल मेरे चंद कदमों के फासले पर ही ये PM हाउस है, तो वहाँ पे जाना और वहाँ पे जब आप रोड पे भी खड़े होते हैं तो सिक्योरिटी के 10 एहलकार आपको आके वहाँ से धक्का दे के आपको हटा देते हैं। अंदर जाके ये सिचुएशन के आपसे 99% जो है आपसे मोबाइल, जब भी PM हाउस हम गए, हम जब भी वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई है तो हमसे मोबाइल जो है वो बाहर जमा करा दिए जाते हैं, एक टोकन हमें थमा दिया जाता है। लेकिन आप ये देखें कि इस किस्म के अब ये भी कहा जा रहा है कि माजी के जितने जो साबिक वज़ीर आज़म हैं उसके भी गुफ्तगू के हवाले से उनके पास ऑडियोज़ हैं, तो ये बहुत ही हसास मामला और मैं समझता हूँ कि गैर जिम्मेदारी है अगर देखा जाए कि आप इस ऐसी जगह में और वहाँ से ऑडियो लीक होती हैं, चाहे वो जैसे भी हैं, लेकिन ऑडियो को लीक होना यकीनन बहुत सारे सवालों का जन्म दे, क्योंकि आपके बहुत सारे जो सुहा ने कहा कि इससे बहुत सारे ऐसे मामला होते हैं कि चाहे मुल्क की सलामती के हवाले से हो या दीगर ऐसी सीक्रेट्स बातें होती हैं कि अगर वो भी लीक हो जाए, वो भी सरेआम आ जाए, मंजर आम पर आ जाए, तो नुकसान तो मुल्क का ही होता है। तो इस वक्त जाहिर बात है कि इस पर सख्त एक्शन की बातें तो हो रही हैं और होना भी चाहिए कि इस पर सख्त रद्द-ए-अमल आना चाहिए ताकि इस किस्म की जो चीज़ें हो रही हैं और आ रही हैं तो वो मुल्क की साख को नुकसान पहुंचाती है। और सर इस कॉन्वर्सेशन की अगर हम बात करें सर, इसको कनेक्ट कर लेते हैं उस मतलब अगर कॉन्वर्सेशन की बात की जाए जिसको लीक हम कह रहे हैं, उसमें बात हो रही थी इस्तीफ़ों की और इस्तीफ़ों की अप्रूव की बात हो रही थी लंदन से, कि मतलब ये एक छोटी सी एक बात है जो कि हम कनेक्ट कर सकते हैं सर उस इस्तीफ़े से जो कि कल मुफ्ती इस्माइल साहब ने पेश कर दी है नवाज शरीफ साहब को और कहा कि जी ये इस्तीफ़ा ले ले, अब कोई पेट्रोल की प्राइसेस में बात हो रही है कि उसमें माना जाए कि ना
ज़माने मतलब वो उस हवाले से बात करेंगे। खैर हमने तफसील में बात करनी है इसकी अगले सेगमेंट में चल के। अभी हम अपना ज़रा देख रहे हैं रन डाउन हमारा आज का क्या है। अच्छा जी, टॉप स्टोरीज की बात कर लेते हैं। तो आपको टॉप स्टोरी में सबसे पहले बताते हैं कि आर्मी चीफ नहीं, मुझे मैरिज चाहिए, ये कहते हैं पीटीआई चेयरमैन यानी इमरान खान साहब। वो बड़े काफ़ी पिछले कुछ ऐसे खिताब थे उनके जिनमें उन्होंने काफ़ी इस तरह की बातें की जो कि कॉन्ट्रोवर्शियल है, और वो पता नहीं ये जेस्चर देने की कोशिश करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस के इजलास की ऑडियो लीक का भी उन्होंने काफ़ी तस्करा किया। तो खैर इसकी तो बात हम कर रहे हैं टॉप स्टोरीज में, इन दोनों स्टोरीज को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, आगे बढ़ेंगे और आपको आज एक मूवी का ट्रेलर भी दिखाएंगे जो कि आपने ऑलरेडी सोशल मीडिया पे देखा भी होगा। सर, सीनियर अदाकार सुहेल अहमद की भारतीय फिल्मों में जो एंट्री हुई है, पंजाबी फिल्म है, बड़ी ज़बरदस्त फिल्म है सर। मुझे दिलीप दोसांझ उनके बहुत बड़े एक्टर हैं, इंडिया के गुलकार भी हैं, एक्टर भी हैं। उन्होंने प्रोड्यूस की फिल्म बाबे पगड़े पांदे, हाँ पगड़े बांधे बाबे पगड़े पांदे, हाँ बड़ी अच्छी पंजाबी मूवी है। और वो एक्ट्रेस बहुत अच्छी है, नाम उसका क्या था सर, मैं भूल गई हूँ नाम, लेकिन वो नाम पता नहीं क्या था जो एक्ट्रेस है वहाँ पे, पंजाबी की बहुत बड़ी एक्ट्रेस है। पहले कॉमेडियन थी, कपिल के साथ काफ़ी काम किया उन्होंने, या वो जब से पंजाबी मूवीज़ में आई है तो उनकी एक्टिंग को बड़ा सराहा जा रहा है। वो एक्ट्रेस है इसमें और वो फीमेल का रोल है इनका। और इसके बाद ये जो है वालिद साहब बने हैं सर, ये इस मूवी में वालिद का कैरेक्टर है इनका। तो कहानी क्या है वो हम बात करेंगे, ट्रेलर दिखाएंगे आपको बॉस, ट्रेलर दिखाएंगे। अच्छा जी, आगे बढ़ेंगे और टॉप स्टोरी में आपको आज बताएंगे कि पाकिस्तान की तालीम का मेयार कैसे दुरुस्त किया जा सकता है, कौन कौन सी पॉलिसीज लॉन्च की जा सकती हैं, किससे बात करेंगे इस सारी सिचुएशन में, ये भी आपको हम टॉप स्टोरी की डिटेल में ही बताएंगे। आगे बढ़ेंगे और कुछ हमने इस तरह के पॉइंट्स भी अपने रन डाउन में रखे होते हैं जिसमें आपकी पर्सनालिटी थोड़ी ग्रूम हो सके। तो आज का टॉपिक साइकोलॉजिकली हम ये डिस्कस करेंगे कि आजकल लोगों को खुद से बड़ी मोहब्बत है, खुद गर्जी कह ले, खुद पसंदी कह ले, लोग इस बीमारी में इतने ज़्यादा सोशल मीडिया पे और रियल लाइफ में मुतासिर क्यों हो गए हैं, तो हम इसको डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा साइकोलॉजी की ज़बान में नरगिसियत बोलते हैं ना, लेकिन सेल्फ लव जिसको कहते हैं नार्सिसिज्म, वो उसके बारे में हमने एक आपको मशवरे देंगे, टिप्स देंगी हमारी साइकोलॉजिस्ट कि अगर आप इस मरज़ का शिकार हैं तो उसे निकला कैसे जाए और पता कैसे करें कि आप इस मरज़ का शिकार है। बात लोग तो मानते ही नहीं है कि खुद से बड़ी मोहब्बत है उनको, अपने अलावा किसी को कुछ समझते ही नहीं है। मोहब्बत उन्होंने इतनी बात नहीं है, खुद पसंदी बहुत बड़ी एक्सट्रीम एक सिचुएशन है। तो पहले तो डायग्नोस करना है इस बीमारी को, फिर हम इसको हल बताएंगे आपको। ऑल्दो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मौसम चेंज हो गया है, बड़ा प्यारा मौसम हो रहा है लाहौर में। सर हमने 2 दिन रेनबो भी देखी, खता के रंग भी हमने देखे, लाहौर का मौसम बहुत खूबसूरत हुआ है। तो ये जो बदलता मौसम है, इसमें बदलते पहनावे कैसे होने चाहिए, इसके आज के प्रोग्राम में हमने इसको भी थोड़ा सा टाइम दिया है तो इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए सर डेली डोज की तरफ चलते हैं। आज के डेली डोज में हम आपको बताएंगे, पहली खबर ये है कि जर्मन कंपनी की पंजाब में माहौल दोस्त पावर प्लांट लगाने की ये पेशकश, जो कि मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है सर, वेस्ट टू एनर्जी इसको नाम दिया गया है। और इससे जो हमारी वेस्टेज जो बहुत बड़ी तादाद में हम देखते हैं, उसको किस तरह से यूटिलाइज करके एनर्जी में कन्वर्ट करके हम एनर्जी क्राइसिस को कंट्रोल कर सकते हैं। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसकी जर्मन कंपनी ने पेशकश की है और सर जो वज़ीर आला उन्होंने फौरी तौर पर कहा कि इसकी फिजिबिलिटी बनाई जाए, इस पर काम किया जाए। ये माहौल दोस्त पावर प्लांट होगा और इसके बारे में यह है कि जितना वेस्ट हम कूड़ा करकट बाहर फेंक देते हैं उसको इस्तेमाल करके दुनिया के बहुत से मुल्कों में इसको अपनाया जाता है। जर्मनी में ख़ास तौर पे ये काफ़ी इससे इस्तेमाल किया जाता है। और मुझे याद है कि एक कंपनी को मैं भी जानता था जो मेजर अजीज़ भट्टी शहीद के बच्चों ने बनाई हुई थी, बेटे ने बनाई हुई थी, और वो इस मुल्क में कूड़ा इकट्ठा करके बाहर भिजवाते थे जर्मनी। अच्छा, और वहाँ जाके वो फिर इस्तेमाल होता था। तो ये कंपनी अब पंजाब में यहाँ पे वज़ीर आला परवेज़ इलाही को मिली है और उन्होंने ऑफ़र किया है कि वो प्लांट लगा सकते हैं। प्लांट काफ़ी बिजली पैदा करेगा, जो उन्होंने कहा पंजाब की ज़रूरियात पूरी करने के लिए मदद करेगा। और इस हवाले से परवेज़ इलाही ने अपने जितने भी रुफ़क़ाए कार हैं, जो वज़रा हैं, इससे मुतालिका उसको कहा है कि काम को तेज़ किया जाए। मतलब इस टेन्योर के अंदर सर हमने देखा है कि अगर हम बात करें ख़ास तौर पर परवेज़ इलाही और चौधरी बरादरान की, तो हमने हमेशा देखा है अगर कार्डियोलॉजी की बात की जाए या कुछ इस तरह के प्रोजेक्ट अपने टेन्योर में ज़रूर लॉन्च करते हैं जो कि देर पा होते हैं और लोगों को काफ़ी फ़ायदा देते हैं। तो इस प्रोजेक्ट पर भी जो वेस्ट टू एनर्जी का ये प्रोजेक्ट है, इस पर फौरी तौर पर हरमीत उन्होंने इंस्ट्रक्शन दे दिए कि काम शुरू कर दिया जाए। और अगर काम शुरू कर दिया तो सोचिए कि कितना बड़ा एनर्जी क्राइसिस हमारा हल हो जाएगा और जो इतना वेस्ट है वो कितना यूटिलाइज हो जाएगा प्रोडक्टिवली। हाँ, फिर ये आलूदगी जो है माहौलियाती आलूदगी, उसको भी काबू पाने में मदद मिलती है इस तरह के प्लांट जहाँ पे भी लगते हैं। तो डबल फ़ायदा, एक तो माहौलियाती आलूदगी और फिर यह है कि
जाहिर है 500 से ज़्यादा 5000 से ज़्यादा लोग होंगे जिनको जॉब्स मिलेंगे, रोजगार जॉब्स मिलेगा। क्रिएशन भी है, तो इस हवाले से भी है, मतलब काफ़ी फ़ायदा है इसका। चलिए अगली खबर की तरफ चलें। हाँ जी अगली और खबर ये हमारे कौसे पास कज़ा जिसको देख के तुम कह रही थी। मैं बहुत एक्साइटेड सर, एक नहीं आई थिंक 2 दिन लाहौर में हमने रेनबो देखा और बच्चे बड़े खुश थे, क्योंकि नॉर्मली आप बुक्स में और मूवीज़ में ऐसी सिचुएशन देखते हैं तो रियल लाइफ में देखकर बच्चे बड़ा लाइव खुश हो रहे थे। और बड़ी सारी वीडियो सोशल मीडिया तो आप सबने, इंस्टाग्राम तो भर ही जाता है, हर किसी ने दूसरी बंदे ने स्टोरी लगाई होती है, व्हाट्सएप पे हर किसी ने स्टेटस लगाया होता है। तो लाहौर का जो मौसम बड़ा अच्छा था, इसको ये हमारी अगली खबर से हम कनेक्ट कर लेते हैं कि एक बड़ा ज़बरदस्त खातून है जिन्होंने स्काई डाइविंग की सर, और उन्हें उनके कैमरे की आंख ने इस खूबसूरत मंजर को कैप्चर कर लिया। दिखाएं ज़रा फौरी फौरी ताकि ज़रा समझ आए कि हम किसकी बात कर रहे हैं। वो खातून ये देखें सर, ओह माय गॉड ज़बरदस्त, और ये पूरा एक प्याले की तरह से बनी हुई पूरा है, राउंड, हाँ पूरा राउंड प्याले की तरह बनी हुई है। कौसे कज़ा फ़ज़ा से ये किस तरह नज़र आती है ये उन्होंने दिखाया स्काई डाइविंग करते हुए। और मतलब ये भी एक ऐसी, मैं तो कहता हूँ स्काई डाइविंग की अट्रैक्शन के लिए भी एक चीज़ बनती है कि लोगों को ये अंदाज़ा हो कि ये स्पोर्ट में मज़ा कितना ज़्यादा है। और फ्रॉम स्काई इसकी लुक क्या आती है। अगर हम देखें ना लाहौर में जो हमने देखे, ऐसे नॉर्मली कहीं भी देखें तो हमें हाफ नजर आता है ना, मतलब हम देखते हैं क्योंकि हम नीचे ज़मीन से देख रहे होते हैं। अब ये स्काई डाइविंग करते वक्त उन्होंने मतलब कैमरा निकाला और उसको कैप्चर कर लिया, और ये कोई तारीखी एक मंजर है जो कैप्चर हुआ है कि पूरा राउंड देखे सिर्फ से प्रकार रख के गोल नहीं किया होता है। और उसने देखो कैसी महारत से फ़ज़ा में बल्कि जो है वो जाके वो उसको कैमरे को घुमाया भी है। अच्छा टाइमिंग बड़ी मैटर करती है। देखिए टाइमिंग वो थी, उसी वक्त रेनबो निकला, उसी वक्त स्काई डाइविंग कर रही थी, उसी वक्त कैमरा भी ऑन था। ऑब्वियसली जब आप इस तरह की स्काई डाइविंग करते हैं तो बाकायदा प्रोफेशनल्स होते हैं जिन्होंने आपकी कैप जो आपके सर पे दी होती है उसके आगे एक कैमरा लगा होता है ताकि आप अपने इस मूवमेंट को कैप्चर कर सकें, सेव कर सकें। तो उसी मूवमेंट में ख़ास तौर पर उसी वक्त निकल आना कौसो कज़ा का और फिर ये कैप्चर हो जाना, ये बड़ा ज़बरदस्त है। मुझे इससे याद आ रही है विलियम वर्ड्सवर्थ की एक नज़्म टू द रेनबो। अच्छा। और टू द रेनबो ऐसी नज़्म है जिसको लोग बहुत ज़बरदस्त तरीके में, एक वो रोमांटिक पोइट्री, रोमांटिक हमारे यहाँ की नहीं रोमांटिक जिसको हम मतलब लेते हैं, बल्कि वो एक मूवमेंट थी पूरी फिलोसॉफिकल जिसके बारे में नेचर से मोहब्बत के बारे में बात होती है। तो वो जनाब वो वर्ड्सवर्थ ये कहता है कि मैं बैल्कनी में खड़ा था जब मैंने रेनबो देखी और मेरे ज़हन में ये आया कि ये रेनबो उतनी खूबसूरत नहीं है जितनी मेरे बचपन में हुआ करती थी। अच्छा। तो तब उसने देखा कि नीचे बच्चे पागल हो रहे हैं रेनबो को देख के, एंड ही रियलाइज्ड कि कुछ रेनबो तो उतनी अच्छी है लेकिन मैं वो नहीं रहा, मेरे अंदर कोई चीज़ खो गई है, मैं बड़ा हो गया हूँ। हाँ, तो वो नेचर रेनबो और वो नज़्म पढ़नी चाहिए, मतलब बड़ी खूबसूरत नज़्म है टू द रेनबो। और सर मैंने जो आपकी सारी डिस्क्रिप्शन से जो आपने दी है उससे ये अखज़ किया है हरमीत, मैंने और आपने, कि चीज़ें सारी वही हैं, बस हम बड़े हो गए हैं। जो हमें बड़े होने का बहुत ज़्यादा शौक था ना, वो शौक हमारा पूरा हो गया। बचपन में एक अलग एंगल से सारी चीज़ें दिखती थी, अब अलग एंगल से हम देख रहे हैं। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि माजी में जो चीज़ें गुजर जाती हैं वो ज़्यादा आपको अट्रैक्ट करती हैं, आपको ज़्यादा वो खूबसूरत नज़र आती हैं। जो गुजरती हैं या गुजर रही हैं उस वक्त तो नहीं, उसके बाद वो चीज़ें फिर याद आती हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहा है हरमीत। वो शफीक रहमान का बड़ा मशहूर जुमला है कि बच्चे बड़े अच्छे होते हैं मगर अफसोस कि फिर वो बड़े हो जाते हैं। तो वो ये है कि हाँ, बड़े हो के फिर वो अट्रैक्शन नहीं होती। आगे जनाब क्या है? वाकई बिल्कुल आगे सर ये है कि दीदा ज़ेब लाइट्स और तलवारें, इस्लामाबाद में सऊदी अरब की जो सफारत खाना है, जो एम्बेसी है, वहाँ पर एक कॉर्नर है सर ऐसा जिसे सऊदी वर्सा कॉर्नर का नाम दिया गया। और अगर आप वहाँ एंटर होते हैं, यू एंटर योरसेल्फ देयर, तो आपको ऐसा लगता है कि वाकई एक ना पुराने ज़माने का एक रॉयल किस्म का एक कॉर्नर है जिसमें आपको फील होता है कि आप वाकई उस ज़माने में आ गए हैं। लाइट्स लगी हुई हैं, सर तलवारें पड़ी हुई हैं और वो सारी इंस्ट्रूमेंट्स पड़े हुए जो ज़माने में यूज़ होते थे। तो ये कॉर्नर में खास सर पहले हमें इस कॉर्नर के बारे में नहीं पता था। ये हरमीत को जाके देखना चाहिए, हम तो लाहौर में दूर बैठे हुए हैं, बैठे हुए हैं। हरमीत जाके देखेगा तो हमें किसी वक्त बताएगा कि और क्या खूबसूरती है इसकी। लेकिन ये भारत ये पूरा एक कॉर्नर बन गया है जहाँ पे तलवारें भी हैं और क्या है, लालटेन है, लाइट्स मतलब उस ज़माने में चीज़ें होने वाली, इस्तेमाल होने वाली जो चीज़ें ना, लालटेन्स कह सकते हैं इनको। देखें हम दिखा भी रहे हैं आपको, मतलब ये एक बाकायदा सऊदी सफारत खाने में ये एक कॉर्नर उन्होंने मतलब इंटेंशनली बनाया है जिसमें उन्होंने तलवारें भी रखी हुई हैं, इसके अलावा भी कुछ इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं। नीचे सिटिंग जो ज़मीन पर होती है, जो उस ज़माने में ख़ास तौर पर उस ज़माने का खासा था सर, वो सिटिंग भी उन्होंने वही दी हुई है।
बल्कि आज भी अगर देखा जाए सोहा, तो सऊदी अरब में, या मैं ये चीज़ सऊदी अरब को अगर देखा जाए, फिर अफगानिस्तान और पश्तो पठान जो कल्चर है, कहीं ना कहीं उनका मिलाप मिलता है, क्योंकि ये जो दिखाया जा रहा है ना, जो वीडियोस में सारी चीज़ें दिख रही हैं, यही सेम कल्चर हमें KPK में भी मिलता है और अफगानिस्तान में भी जाके काबुल में भी मिलता है। लेकिन ये है ओरिजिनल ट्रेडिशन है वहाँ का रिवायती उठना बैठना। और फिर जारी बात है कि वो बैठकें जहाँ लगती थी और महफिलें सजती थी और लोग जहाँ बैठे होते हैं, तो उनका बैठने का जो ढंग होता है, जो स्टाइल होता है, वो उसी तरीके से उन्होंने सारी सजावट की है, तो बड़ा खूबसूरत लग रहा है। वैसे वो आपकी बात दुरुस्त है, रूह साहब, टाइम निकाल के देखना जरूर चाहिए। जाए आप देखोगे तो आप तो इस्लामाबाद आप देखोगे और कोई हमारे साथ शेयर करोगे अपने तासुरात, तो हम समझेंगे हमने आधा देख लिया। ये चलिए जी आगे बढ़ते हैं। आप इस्लामाबाद होने का फायदा उठाएं, जाएं और कैप्चर करें। ये भी पश्तो के मुतालिक, खैबर पख्तूनख्वा से मुतालिक खबर है। सारी खबरें हरमीत के आसपास से आ जाती हैं सर। ये जब मैंने आखिरी खबर जिसकी बात मैं कह रहा हूँ, हाँ, ये तो मैं हैरान हो गया था और मैंने इसको शेयर किया अपने ग्रुप में। जी, तो ये खबर अब्दुल रऊफ साहब ने ग्रुप में शेयर की और हमने फौरी तौर पर इसको ऐड कर लिया अपने रनडाउन में कि सर ये एक कोई अफ्रीकन है, पश्तो भी बोलते हैं, खुशामदीद भी कहते हैं, उर्दू में ऑर्डर भी लेते हैं और ये बाकायदा स्टूडेंट है सर, यहाँ के पढ़ते भी हैं। लेकिन लोग बड़ा हैरान है। अच्छा, किसी भी और मुल्क से ताल्लुक रखने वाले किसी भी बाशिंदे के मुंह से अपनी जुबान सुनना वैसे बड़ा अट्रैक्टिव लगता है, राइट हरमीत? बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। और वैसे अगर अफ्रीकन को मैंने देखा है, जितने भी पाकिस्तान में वो काम करते हैं या मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं, आपने देखा होगा हमारे शो में भी एक आए थे अबोला, जो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, टिकटॉकर हैं, तो मुख्तलिफ ज़ुबानें उसने यहाँ पे आके सीखी हैं। और पश्तो जो है, ज़्यादातर अफ्रीकन जो है मुख्तलिफ पेशावर में काम भी करते हैं, हमें नज़र आते हैं, और साथ साथ जो है वो अगर पढ़ते भी हैं तो पश्तो उन्होंने बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से वो बोलते हैं, हैरानी भी होती है। और लेकिन ये है कि अफ्रीकन को कहीं ना कहीं ज़्यादा, क्योंकि हमने एक चीज़ देखी है कि जो भी बाहर से आते हैं, अब चाइनीज़ की मैं अगर बात करूँ रहू साहब, मैंने खुद चाइनीज़ को देखा है कि वो पश्तो में बात करते हुए मुझे कई मिले हैं। तो ये भी बड़ी मुनफरिद सी वीडियो है कि पश्तो में ये काम करे, वेटर का काम करे, और वो पश्तो में ऑर्डर भी ले रहा है। तो पश्तो में एक मुश्किल जुबान तो है, सीखना बड़ा मुश्किल है और उसके अल्फाजों को समझना बड़ा मुश्किल है। ऑलरेडी यहाँ पर स्टडीज कर रहे हैं और आप कहते हैं कि मैंने PhD करनी है और PhD करने के लिए वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं और इस रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं और लोग बड़ा खुश होते हैं जब वो खुशामदीद कहते हैं या उर्दू ज़ुबान में या पश्तो में बात करते हैं, तो लोग बड़ा खुश होते हैं। खुशगवार एक हैरत है जो कि हमें भी हुई थी खबर सुन के, और जो वहाँ लोग आके इनसे मिलते हैं उनको भी होती है। चलो जी, ब्रेक की क्विक ब्रेक में वापस आते हैं। डिटेल में जो चीज़ें हमने आपको बताई उसको डिस्कस करेंगे। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी दोबारा हाजिर है ब्रेक के बाद एक ऑडियो लीक, मतलब समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। इसके बारे में ज़्यादा इमरान याकूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चल के बात करते हैं कि ये किस तरह की सिक्योरिटी है कि वज़ीर आज़म हाउस से ऑडियो लीक्स हो रही हैं इस तरह से। yes, और इसका किसको फ़ायदा या किसको नुकसान होगा, इस हवाले से बात करेंगे। ये इमरान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, आपने देखा होगा ये क्या हो रहा है, इस तरह से ऑडियो लीक्स कभी पहले नहीं हुई थी कि वज़ीर आज़म हाउस की सिक्योरिटी इस तरह से ब्रीच हो जाए और ऑडियो लीक्स पड़ी हों वेबसाइट्स के ऊपर, और वो भी बिकने के लिए पड़ी हुई हों। तो ये क्या कहो, मतलब किस कदर ज़्यादा सिक्योरिटी लैप्स है कि आपने पूरे जो माहौल है वज़ीर आज़म हाउस का उसके बारे में एक शुबा क्रिएट कर दिया है कि वहाँ पे होने वाली कोई भी मीटिंग, कोई भी गुफ्तगू अब महफूज नहीं है। सर गुजारिश ये है कि इस चीज मेरे नजदीक तो ये जो वाक़या है इसके 2-3 पहलू हैं। सबसे पहली बात तो ये कि ऑडियो लीक की अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया में ये चीजें होती हैं, लेकिन पाकिस्तान में तो खास तौर पे अब ये रूटीन का मामला हो चुका है, इसलिए लोग इससे ज्यादा को परेशान भी नहीं होते। लेकिन इस दफा जो ये ऑडियो लीक हुई है उसमें परेशानी सबसे ज्यादा ये है कि ये ऑडियो लीक वज़ीर आज़म हाउस से हुई है। अब एक किसी भी मुल्क का एक ऐसा इदारा, और खास तौर पे एक ऐसा मुल्क जो दुनिया में आप ये देखें कि छठी 8वीं ताकत भी हो, जिसमें आपकी दुनिया के 10 बड़ी तरीन अफवाज में से एक फौज भी हो, आपका ये भी दावा हो कि आपकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो वन ऑफ द बेस्ट हैं, उनका कोई मुकाबला नहीं है, तो उस बावजूद अगर आपके मुल्क में ये हो कि वज़ीर आज़म हाउस में होने वाली गुफ्तगू भी महफूज नहीं, तो इससे बढ़ के मैं नहीं समझता कि कोई और चीज परेशान कुन हो सकती है। वज़ीर आज़म हाउस में होने वाली गुफ्तगू
इस तरह से सरे बाजार बिकने के लिए आ जाए। और उसमें वो तो मेरे नजदीक दो ही चीजें हैं। एक तो ये कि जो चीज वहां पे पहले को अगर रिकॉर्ड की जा रही थी तो वो डाटा किसी ने हैक कर लिया, या फिर ये है कि जो लोग रिकॉर्ड कर रहे थे उनमें से किसी एक ने पैसे कमाने के लिए या किसी और मकसद के लिए उसको आउट कर दिया। इसलिए इसकी सबसे पहले तो तहकीकात होनी चाहिए, और वही हमारी एजेंसी जो नंबर 1 होने का दावा करती हैं उनको ही तहकीकात करके जिम्मेदारान का सबसे पहले पता चलाना चाहिए कि ये मामला हुआ कैसे। उसके बाद अगली बात है कि इसका फायदा या नुकसान क्या होगा। लेकिन सियासी तौर पे मैं समझता हूँ कि एक बात ये भी सामने आती है कि क्योंकि जो अभी दौरा किया है वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने, तो उसके जो नताइज हैं या जिस तरह से जनरल असेंबली में उनका खिताब था और शराब के हवाले से जो उन्होंने पूरी दुनिया की तवज्जो हासिल की, तो उससे आम बादी नजर में लग ये रहा था कि शायद उनका ये दौरा बड़ा कामयाब रहा है और उसके अच्छे नताइज जाएंगे। तो उसको शायद थोड़ा सा डिफ्यूज करने के लिए भी ये कहा जा रहा है कि ये चीजें हुई हैं। तो बस अब ये मामला देखना जरूर होगा कि इसका नतीजा क्या निकलता है। और सर की जो ऑडियो लीक्स इसकी डिपिक्शन बिल्कुल इमरान याकूब साहब, आपकी बात दुरुस्त है कि जी जी सुहा जी बोलें। अच्छा जी हरमीत। अच्छा इमरान याकूब साहब, जो आपने फरमाया ज़ाहिर बात है तहकीकात होनी चाहिए, एक हसास जगह है, वहाँ पे अगर देखा जाए सिक्योरिटी हाई अलर्ट रहती है जब हम यहाँ से गुजरते हैं। लेकिन सर आपसे जानना चाहूँगा, ऑडियो लीक होने के बाद आपने मरियम नवाज साहिबा की ट्वीट देखे होंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंसें देखी होंगी। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस और हर ट्वीट में वो पेट्रोल की जब प्राइस बढ़ती थी वो बड़ी मुखालिफत करती थी, और कभी ये भी कहा जाता है कि नवाज शरीफ साहब भी मीटिंग छोड़ के चले गए। लेकिन चारदीवारी के अंदर अगर देखा जाए कहीं ना कहीं अपने दामाद को रिलीफ देने की बात हो रही है, तो उसके साथ साथ पेट्रोल की प्राइस पर भी वो रजामंद दिखाई देती है, लेकिन पब्लिक के सामने उसका चेहरा कुछ और ही होता है। जी बिल्कुल, मैं आपका सवाल जो है ना पूरी तरह से सुन तो नहीं सका, लेकिन मैं मतलब समझ गया हूँ कि आप पूछना क्या चाह रहे हैं। तो हमारी सियासत का अलमिया यही रहा है कि हमारे यहाँ सिर्फ मरियम नवाज ही नहीं, दूसरे भी अगर आप सियासतदान देखें तो वो उनका वतीरा ही ये रहा है कि वो पब्लिकली कुछ और मौक़िफ़ रखते हैं और पार्टी के अंदर विद इन पार्टी और ड्राइंग रूम में बैठ के कुछ और बात करते हैं। आप मरियम नवाज का तो दौरा म्यार बिल्कुल इस पे वाज़ेह है, इस पे कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन आप खुद इमरान खान साहब के अगर आप चीजें देखें तो उनके रवैये में भी आपको बहुत सारी चीजें ऐसी नजर आएंगी कि जलसों में उनकी तरफ से कुछ और बात की जाती है, लेकिन अगर आप देखें तो रोजाना रात भी जलसे में देख लें उन्होंने किस तरह से ललकारा और क्या बातें की। लेकिन दूसरी तरफ वो मुलाकातें और कोशिशें और उनकी तरफ से ये मामला के दोबारा एक तेज हो जाए और ये चीजें हो जाए, तो फिर अमेरिका के खिलाफ नारे भी और वहां पे लॉबिंग फर्म भी हायर करना। तो ये हमारे यहाँ शायद सियासतदान जो है जरूरी समझते हैं कि अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए मौक़िफ़ कुछ और रखा जाए और अपने फायदे के लिए अंदर खाने मौक़िफ़ को दूसरा रखा जाए। तो ये चीजें जब सामने इस तरह से आएंगी तो अल्टीमेटली मैं समझता हूँ कि अवाम को फायदा ही होगा। इनके सियासतदानों के हकीकी चेहरे सामने आएंगे और आने चाहिए। लोगों को पता चलना चाहिए कि मरियम नवाज असल में क्या सोच रखती है, इमरान खान असल में क्या सोच रखते हैं और अवाम के सामने आके वो क्या डिकोसले इख्तियार करती हैं। अच्छा इमरान साहब, हम डिपिक्शन देख लेते हैं इन ऑडियो लीक्स की। हम ये समझते रहे हैं कि जब भी प्राइसेस बढ़ती हैं, हमने मुफ्ता इस्माइल को देखा कि बहुत सारी उनको सोशल मीडिया पे ख़ासतौर पे ट्विटर पे इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं मरियम नवाज़ की जानिब से कि आप ये कर दें, आप वो कर दें। लेकिन अंदर इंटरनली देखा जाए तो सारी सिचुएशन उनको पता होती है कि किस तरह से कब क्या काम करना है, और बहुत सारी चीज़ें ड्राइव की जाती हैं लंदन से। इस दफ़ा जो हाईलाइट कल के हाईलाइट्स हैं उसमें ये कि जी मुफ्ता इस्माइल साहब ने दे दिया है अपना इस्तीफ़ा, और अब आगे किस तरह से इसको परसू करेंगे। कहा जा रहा है कि सागदार को सारी अथॉरिटीज़ दे दी जाएंगी और सिचुएशन बदलती हुई नज़र आ रही है। तो ये जो डायनामिक्स हम लंदन सियासत के देख रहे हैं, इसकी तब्दीली जो है वो आप किस तरह से परसीव करते हैं? देखिए सागदार साहब के मामले में अगर आप ये करें तो आपको दो चीजों का एक ख्याल रखना पड़ेगा कि पिछली दफा भी जब गवर्नमेंट थी, जब मियां नवाज शरीफ साहब
वजीर आजम पाकिस्तान थे, तो वो इसहाक डार की हैसियत सिर्फ वजीर खजाना की नहीं थी, एक तरह से वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के तौर पर काम कर रहे थे और बहुत सारी चीजों में फैसले करते वक्त में किसी चीज की इजाजत नहीं लेने की जरूरत नहीं होती थी, और दूसरे लोग की ब्यूरोक्रेसी भी और काबीना में शामिल दूसरे लोग भी उनकी इस हैसियत से वाकिफ थे, इसलिए उनको फैसले करने में और उन पे इम्प्लीमेंट कराने में काफी आसानी रहती थी। मुफ्ता इस्माइल साहब जो है, उनका एक थोड़ा सा जो प्रॉब्लम रहा वो ये रहा कि उनको उस तरह की सपोर्ट हासिल नहीं थी। दूसरा, मुआशी सूरत हाल भी बहुत खराब थी। अब मामला कुछ इसहाक डार साहब जो हैं उनके लिए मैं ये समझता हूँ कि इस लिहाज से आप कह सकते हैं कि कुछ बेहतर होगा कि अब जो सैलाब में सूरत हाल हुई है और जिस तरह से अभी, जैसे मैंने पहले भी सवाल के जिक्र में रऊफ साहब के सवाल के जवाब में कहा था, तो अब क्योंकि ये उम्मीद की जा रही है कि बाहर से पैसे भी आएंगे और लोग जो है अक़वाम मुत्तहिदा भी, दूसरे इदारे भी, ममालिक भी सैलाब मुतासरीन के लिए जो है रकम देने के लिए तैयार हैं, उनकी मदद के लिए तैयार हैं, कर्जे भी शेड्यूल भी हो जाएंगे, तो उन सारी चीजों से माशी सूरत हाल को भी कुछ थोड़ा सा आप समझ लें कि बूस्ट मिलेगा, माशी सूरत हाल कुछ बेहतर होगी। तो अल्टीमेटली इसहाक डार फिर उसका क्रेडिट लेंगे कि देखा मैं आया हूँ तो चीजें बेहतर होगी। हालांकि अगर मुफ्ता इस्माइल के हालात दौर में भी हालात उस तरह से होते, चीजें कुछ हो जाती, तो शायद वो भी सूरत हाल संभाल लेते। बहरहाल मियां नवाज शरीफ जो कायद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, उनका जो एतमाद है इसहाक डार पे वो किसी और पे नहीं है। इसलिए आप ये देखें कि एक तो सियासी तौर पे ये होगा कि इसहाक डार जो है उनकी पोजीशन को बेहतर होगी। दूसरे, मैं इसको ये समझता हूँ कि असल में ये एक टेस्टर है। इसहाक डार साहब का आना मियां नवाज शरीफ की वापसी के लिए पहला कदम। ठीक है सर, ये एक टेस्ट हो सकता है सर, यही से हम कंटिन्यू करेंगे। हम एक आप हमारे साथ ही रहेगा, वापस आते हैं और इससे कंटिन्यू करेंगे। जी, वेलकम टू द शो आफ्टर द ब्रेक। इमरान याकूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं मेनली मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ साहब की ऑडियो लीक्स और उसके अलावा कुछ और ऑडियो लीक्स के हवाले से, उस बारे में उस हवाले से एक ज़िक्र इसहाक डार की वापसी का भी हो गया, लेकिन मैं उसी पे वापस चलता हूँ। इमरान साहब ये बताइए कि ये जो ऑडियो लीक्स हैं इसका कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है आपके ख्याल में मुस्लिम लीग नून को, और ख़ास तौर पे मरियम नवाज़ को, कि जिनकी साख के ऊपर बहुत से सवाल उठ गए? मेरे ख्याल से कनेक्शन प्रॉब्लम है। इमरान साहब, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? लाइन तो इसे ड्रॉप हो गई है मेरे ख्याल से। इमरान साहब को आवाज़ मेरे ख्याल में हमारी नहीं आ रही थी। मैं ये बात करूं कि मेरे ख्याल में जैसे इमरान साहब भी कह रहे थे कि ऑडियो लीक्स के हवाले से मरियम को नुकसान काफ़ी होगा, ख़ास तौर पे इस हवाले से कि जो वो अपने दामाद के लिए पावर प्लांट की बात हो रही है कि हिंदुस्तान से उसको लाया जाए। अब ख़बरें मुख्तलिफ जो मैं पढ़ रहा था उसके तहत ये था कि तहरीक इंसाफ के दौर में आधा पावर प्लांट तो आ गया हुआ था और बाकी आधा जो है उसको मंगवाना था। ये भी एक कंट्रोवर्सी बनी हुई है, इसके बारे में हम खुद भी थोड़ी सी तहकीक करेंगे। इमरान याकूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, सवाल आपसे यही है कि मरियम नवाज़ को इस ऑडियो लीक के नतीजे में कितना नुकसान हो सकता है? उनकी साख के ऊपर बहुत से सवाल उठे हुए हैं। कल कर्क में PTI के जो चेयरमैन है तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब, उन्होंने भी बहुत से सवाल उठाए हैं। तो आपके ख्याल में नून लीग को भी नुकसान होता है या सिर्फ मरियम नवाज़ ही को नुकसान होगा? रऊफ साहब, मैं समझता हूँ कि किसी को भी कोई नुकसान नहीं होगा इस तरह से। उसकी बुनियादी वजह ये है कि देखें, ये दोनों तरफ से सिर्फ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अब देखें, इमरान खान साहब ने तो जलसे में भी कल ये कहा कि जनाब ये इंडिया से मंगवा रहे, हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि 2019 में जब उनकी हुकूमत थी आधा प्लान तो उस वक्त आ चुका था। और मुस्लिम लीग नून का तो इस पे कहना है कि उसके बाद जब पाबंदी लगी, जब काबीना ने इस पे पाबंदी लगाई कि इंडिया से कुछ नहीं मंगवाया जा सकता, तो उसके बाद बाकी पुर्जे चाइना से मंगवा लिए गए। तो अब ये जो मरियम नवाज जो कह रही हैं, तो देखिए मरियम नवाज का मामला तो ये है कि
इस वक्त अगर देखा जाए तो कानूनी तरीके पे तो उनका हुकूमत में कुछ नहीं है। तो वजीर आजम शहबाज शरीफ या उनका जो अमला है, उनकी जो बातें सामने आई हैं, उनकी तरफ से तो कोई ऐसी बात नहीं की गई कि जिससे ये हो कि वो उनको को नाजायज फेवर दे रहे हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि मुस्लिम लीग नून को इससे कोई नुकसान होगा। अलबत्ता इमरान खान साहब और पीटीआई के दूसरे लोग ये जरूर कोशिश करेंगे कि इसको सियासी तौर पे इस्तेमाल किया जा सके। दूसरी तरफ मरियम नवाज जो है वो पहले ही अभी तक कौन सा इलेक्शन लड़ रही हैं और उनको उससे मुझे नहीं लगता कि कुछ ज्यादा नुकसान हो। जी हरमीत, क्विक क्वेश्चन जरा। इमरान याकूब साहब, हमने देखा है कि इधर रेड जोन या पूरे तमाम तर कंटेनर लगा दिए गए। 30,000 एहलकारों की डिमांड भी की गई थी वफाक की जानिब से, रेंजर और पुलिस के हवाले से मैं बात करूं। लेकिन जो प्लान था, कहा जा रहा था कि खान साहब 2 हफ्तों में कहीं ना कहीं लॉन्ग मार्च कर सकते हैं। अचानक खान साहब ने मामला जो है उनके चेंज हो गए। क्या लगता है कि कोई इशारा नहीं मिला? क्या वजूहत थी कि खान साहब ने प्लान जो है पूरा चेंज कर दिया है? राउफ साहब प्लीज सवाल दोहरा दे, मुझे एक लफ्ज भी समझ नहीं आया। अच्छा, वो ये है कि क्या इमरान की पॉसिबिलिटी है लॉन्ग मार्च की? उन्होंने क्यों मौखर कर दिया अपना? सर गुजारिश ये है कि लॉन्ग मार्च अभी इमरान खान साहब करना ही नहीं चाहते। वो सिर्फ अवाम को ये अपने खासतौर पर वोटर्स का लहू गरमाने के लिए ये बातें कर रहे हैं। लेकिन दरूने खाना जो उनकी कोशिश है यही कि मामला तय हो जाए, सुलह हो जाए, कुछ चीजें बेहतर हो जाए। तो वो है, मैंने 3 दिन पहले अपने हमारे वाकफा ने हाल के हवाले से जो खबर ठीक है इमरान साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इमरान साहब जो है वो इस वक्त चाहते ही नहीं है कि लॉन्ग मार्च की कॉल दी जाए। हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी वेलकम टू द शो आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान का तालीमी मेयार, इसके हवाले से अगर गुफ्तगू की जाए तो HEC की रिपोर्ट ये कहती है कि वो बड़े सेटिस्फाइड हैं और उनके मुताबिक यूनिवर्सिटियाँ बढ़ रही हैं। वो इस डेटा को लेते हैं और ये कहते हैं कि हमने जनाब अपने 10 साल के पहले के डेटा को अगर देखें तो हमारी इतनी यूनिवर्सिटियाँ थी, अब उनकी तादाद इतनी बढ़ के हो गई है। इसी हवाले से वो स्कॉलर्स की भी बात करती हैं, PhD की भी बात करती हैं यूनिवर्सिटियाँ कि इतने हमने ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। लेकिन अगर उसको एक इंडिपेंडेंट डेटा के साथ कंपेयर किया जाए तो यूँ महसूस होता है जैसे यूनिवर्सिटियों की तादाद तो बढ़ी लेकिन तलबा की इस्तेदाद में इजाफा नहीं हुआ, बल्कि दिन ब दिन वो मेयार पस्त होता चला जा रहा है। इस हवाले से बात करेंगे। मौज़म शहबाज साहब CEO हैं, नकीब माहिर तालीम हैं, और इनसे इस बारे में भी जानेंगे कि अगर इसको बेहतर करना हो तो क्या तरीक़ेकार किया जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। थोड़ा सा ज़रा मैंने बात की मतलब इस हवाले से, डॉक्टर हूद भाई हमारे दोस्त भी हैं, उनके हवाले से भी हम पढ़ते रहते हैं और वो ये कहते हैं कि हमने मिकदार तादाद तो बढ़ा दी, हमने मिकदार भी बढ़ा दी, बड़े हम कहते हैं इतने रिसर्च पेपर हम शाया करते हैं, लेकिन अब बाहर की यूनिवर्सिटियों में जाके पता चलता है या बाहर के डेटा के साथ कंपेयर करते हैं तो पता चलता है कि नकाली बहुत ज़्यादा है, कट एंड पेस्ट बहुत ज़्यादा है, मेयार बहुत ख़राब है। आपने भी एक रिसर्च पेपर शाया किया है, वो ये क्या कहता है और फिर ज़रा उस तरफ को भी लेके चलेंगे। अगर बेहतर करना हो तो क्या करेंगे? सर बहुत शुक्रिया पहले तो मौका देने का, और जो आपने जिस तरह से इंट्रोडक्शन करवाया वो बिल्कुल आई एंडोर्स इट टोटली, क्योंकि मेरी जो कंपनी की सर्वे रिपोर्ट है जो हमने 2018 में पब्लिश की थी, उसमें तकरीबन 212 बड़ी कंपनियों के CEOs और HR हेड से हमने एक सर्वे उनको भेजा और उन्होंने 1 साल का टेन्योर था जिसमें रिस्पॉन्डेंट्स ने अपना डाटा हमें दिया। और उसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने उनसे पूछा था कि बताइए कि क्या आप जो ग्रेजुएट्स मिल रहे हैं आपको यूनिवर्सिटी से, क्या आप उनसे मुतमिन हैं? तो यू वुड बी सरप्राइज कि 78% ने कहा कि हम मुतमिन नहीं हैं। और मैंने फिर अगला क्वेश्चन ये था कि अगर मुतमिन हैं तो क्यों है, नहीं हैं तो क्यों है? तो जो मुतमिन नहीं थे उन्होंने कहा कि जो उनका नॉलेज, स्किल और एबिलिटी है ग्रेजुएट का, वो उनके CGPA को रिफ्लेक्ट ही नहीं करता। यानी 4 CGPA का मतलब ये नहीं है कि उसमें वो नॉलेज, स्किल और कम्पिटेंसी उनके अंदर मौजूद हो। इसी तरह फिर एटीट्यूड का प्रॉब्लम आया उसमें, यानी दूसरे तीसरे नंबर पे मैंने कहा कि सॉफ्ट स्किल्स का एक बहुत बड़ा इशू है। अब सॉफ्ट स्किल्स में मैंने कहा जी बता दीजिए कि टॉप 10 सॉफ्ट स्किल्स कौन से? तो जो टॉप पे आया, मेरा ख्याल था कि शायद कम्युनिकेशन आएगा या इस तरह की चीज़ें आएंगी, तो उन्होंने कहा कि एटीट्यूड का प्रॉब्लम है। हमारा जो ग्रेजुएट है वो आके काम करने को तैयार ही नहीं है, उसका जो एटीट्यूड है वो बड़ा डिफरेंट है। अगर वो किसी बड़ी यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट है, टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ जो पाकिस्तान की हैं, तो उसका होता है कि मुझे तो पहले दिन एक ऑफिस मिल जाए, गाड़ी मिल जाए और AC वाला ऑफिस मिल जाए, मैं फील्ड में जाके काम नहीं करना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल मैं लम्स से हूँ, फॉर एग्जांपल, इसीलिए दैट्स इट। जी
तो वो जितने बड़े इदारे हैं उनके अपने इश्यूज हैं। तो ये चैलेंजेस उन्होंने बताए। अब विलिंग वर्कर हमारे पास इस टाइम अवेलेबल नहीं है। इस वक्त जो हम जहाँ रह रहे हैं, आप देखें कि हमारे बच्चों के हाथ में सेल फ़ोन है। अब जो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो रहा है उसको सिर्फ इनपुट टीचर की तरफ से या पेरेंट की तरफ से नहीं मिल रही, या एक टीवी चैनल की तरफ से नहीं मिल रही। अब उसको 150 टीवी चैनल है इनपुट देने वाले, लेकिन वो उस 150 में भी शायद इंटरेस्टेड नहीं है। वो इंटरेस्टेड है उस फ़ोन में और लैपटॉप में, जहाँ से वो सारा दिन उसने इनपुट लेनी है। वो क्या इनपुट ले रहा है, आपका टीचर जो क्लास में है वो एक तो उसके बराबर भी नहीं है इन्फॉर्मेशन में, क्योंकि वो इतनी रिसर्च नहीं कर रहा। आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि हमारे घर में अब जो बच्चे हैं, मेरे दोनों बेटे, वो मेरे से ज़्यादा एडवांस हैं टेक्नोलॉजी में, रिसर्च में। वो न्यूज़ हमें बता रहे होते हैं ये ऐसे हो गया, फलां अपडेट ऐसे आ गई, एंड दे आर वेल इन्फॉर्म्ड। अब उस बच्चे को आपने कैसे लेके चलना है क्लासरूम के अंदर, जो आपने बात की क्वालिटी की कि इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है। मैं अगर इसको उसके साथ लिंक करूँ तो उसमें जो आपका सर उस्ताद है, पहले तो उसको खुद अपनी ग्रूमिंग करनी पड़ेगी, अपने आप को रेलिवेंट करना पड़ेगा, क्योंकि उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड इंटर किया, बैचलर्स किया, मास्टर्स किया या एमफिल किया या पीएचडी की, और स्ट्रेट वो वापस चला गया एकेडेमिया में, यानी वो थ्रू आउट एकेडेमिया में रहा। प्रैक्टिकल लाइफ ज़ीरो, प्रैक्टिकल लाइफ ज़ीरो है। और जब प्रैक्टिकल लाइफ ज़ीरो है तो आप उसको एक क्लासरूम के अंदर नॉलेज ट्रांसफ़र कैसे करेंगे? अच्छा मतलब देखिए, हमारा सब्जेक्ट भी यही है कि हम अपनी कैसी इस तरह की पॉलिसीज़ लॉन्च कर सकते हैं कि तालीम के मेयार को बेहतर किया जाए। आपने जो बात की, अब्दुल रऊफ साहब ने जो सवाल किया वो प्लेजरिज्म को लेके था। अब अगर कॉपी पेस्ट की उन्होंने बात की ना कि बहुत ज़्यादा होता है, रिसर्च पेपर बहुत सारे निकाल देते हैं, लेकिन उसे रिसर्च कैसे की होती है, दैट इज़ अ क्वेश्चन मार्क। मैं ये सवाल बहुत सारे तालीमी माहिरीन से करती हूँ और मेरी जहाँ कोशिश होती है मैं इसको पुट ज़रूर करती हूँ। मैंने BS किया है 4 साल का, और 4 साल की डिग्री में अगर मैंने पाकिस्तानी मीडिया में एग्जिस्ट करना है तो फॉर एग्जाम्पल मुझे एक सब्जेक्ट, पूरे 4 साल के 42 सब्जेक्ट में मुझे एक सब्जेक्ट उर्दू का पढ़ाया गया। एग्जाम्पल दे रही हूँ, आई नीड टू एग्जिस्ट इन पाकिस्तानी मीडिया, मुझे उर्दू आनी चाहिए, मैंने खबरें पढ़नी है, मैंने शो करना है, मैंने आपसे सवाल करना है। अब हमें थ्योरेटिकल अप्रोच इतनी ज़्यादा करा दी जाती है, इंग्लिश 1, इंग्लिश 2, इंग्लिश 3, जो कि ज़रूरी भी है, यूनिवर्सल लैंग्वेज भी है। लेकिन अगर BS लेवल की आप बात करें तो जो बच्चा यूनिवर्सिटी में सीखता है वो कहीं भी नहीं सीखता, स्कूल कॉलेज में भी नहीं सीखता। यूनिवर्सिटी की पॉलिसीज़ कितनी इस हालत से ख़राब है कि हमें प्रैक्टिकल लाइफ ज़ीरो सिखाई जाती है, उसमें आपका वो एटीट्यूड भी आ जाता है कि प्रैक्टिकल लाइफ का एटीट्यूड ज़ीरो, बिकॉज आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो हम थ्योरेटिकल अप्रोच पे इतने ज़्यादा चले गए, प्रैक्टिकल ज़ीरो हो गया। अब हमें डिफरेंशिएट करना है, बताएं रिसर्च ज़्यादा ज़रूरी है या प्रैक्टिकल लाइफ को सीखना ज़रूरी है? देखिए, दोनों रिसर्च जो है वो फ्यूचर के मसाइल हल करती है। हम ये नहीं कह सकते कि हमें रिसर्च जो है वो बंद कर देनी चाहिए। रिसर्च जैसे फॉर एग्जांपल कोविड आया, अब कोविड में अगर रिसर्चर्स हमारे पास ना हो तो उसका हल ही ना निकले, उसकी मेडिसिन ही ना बने, उसकी वैक्सीन ही ना बने, तो रिसर्च तो बहुत ज़रूरी है, वो होनी चाहिए। ठीक है, उसमें जो प्लेजरिज्म है जो होती है वो इशूज़ आपको पता है, पाकिस्तान में इसके ऊपर बहुत सी रिपोर्ट्स भी आई हैं। प्रोफेसर जो हैं वो अपने स्टूडेंट का काम अपने नाम पे भी लगा लेते हैं, ऐसा भी हुआ। और इंटरनेशनल स्टूडेंट फिर क्या करते हैं कि जो इंटरनेशनल ऑलरेडी रिसर्चर्स अवेलेबल हैं उसको भी कर लेते हैं। कुछ अच्छा काम भी हो रहा है, इसमें भी कोई शक नहीं है, लेकिन जो ज़रूरत है वो आपको प्रैक्टिकल होने की ज़्यादा है। अगर रिसर्च है तो रिसर्च की भी रेलिवेंस होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मीडिया स्टडीज़ के स्टूडेंट्स जो हैं वो यूनिवर्सिटी में कोई रिसर्च कर रहे हैं तो उनकी कोलैबोरेशन होनी चाहिए आपके टीवी चैनल के साथ, आपके मीडिया हाउसेस के साथ। अब वो कोलैबोरेशन मिसिंग है तो आप वो जो जैसा कहते हैं ना, पाकिस्तान में एक टर्म यूज़ होती है कि ड्राइंग रूम पॉलिसीज़, तो हमारी रिसर्च भी ज़्यादातर जो है ड्राइंग रूम होगी। हमने बैठा इंटरनेट पे सर्च किया और उसकी बेसिस पे हमने डाटा दे दिया। मैं कभी अब्दुल रऊफ साहब के पास चल के आया ही नहीं, मैंने इनसे इनके तजर्बे का फ़ायदा उठाया ही नहीं, तो मैं वो रिसर्च क्या करूँगा? मैं टीवी चैनल में जो बाकी सीनियर एंकर्स हैं या बैकएंड पे जो काम होता है प्रोडक्शन का या प्रोसेस है, मैं कभी उसको मैंने देखा ही नहीं अपनी आंखों से, तो मैं उस रिसर्च, ये हम एक फील्ड की बात कर रहे हैं। इसी तरह बाकी फील्ड्स के अंदर भी ऐसे ही है। तो उसमें अच्छा, उसमें एक और इशू भी है, उसमें जो प्राइवेट सेक्टर के साथ, इंडस्ट्री के साथ पार्टनरशिप एकेडेमिया की, वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही है, लेकिन स्टिल डेट इज़ मिसिंग, क्योंकि कॉर्पोरेट भी एकेडेमिया को एंट्री नहीं देता, लेकिन वो विलिंग ज़रूर है। मैंने जो सर्वे रिपोर्ट की तो उसमें 96% ने कहा येस वी आर विलिंग, और लेकिन वो कहते हैं कि हमें कभी ना HEC ने पूछा पॉलिसी के ऊपर और यूनिवर्सिटीज़ ने भी कभी अप्रोच नहीं किया। हमें अप्रोच करें तो येस वी आर विलिंग। तो जो डिस्कनेक्ट है एकेडेमिया इंडस्ट्री का वो दोनों तरफ है। अच्छा, एक आधी यूनिवर्सिटी ऐसी है जिसने 3U1M प्रोग्राम शुरू किया है, मैं मतलब नाम नहीं लूँगी ऐसे, लेकिन वो इस तरह से कि आपने अगर 4 साल की डिग्री की है तो 3 साल आप अकेडमिक साइड पे काम करें, रिसर्च करें, और 1 साल आप इंडस्ट्री में दें पूरा का पूरा। अब जिन इंडस्ट्री की बात आप कर रहे हैं, वो BBA हो, वो आपका ऑनर्स हो, वो आपका साइकोलॉजी हो, वो आपका मीडिया इंडस्ट्री हो, अब मार्केट के साथ का कनेक्शन फ़िलहाल बहुत कोशिश के बाद भी ज़ीरो है। एक इंटर्नशिप कराई जाती है, पूरे डिग्री में एक इंटर्नशिप कराई जाती है। इस क्राइटेरिया को, इन पॉलिसीज़ को किस तरह से लॉन्च किया जा सकता है? देखिए, इस पे अगर मुझे थोड़ी सी इजाज़त दें तो इसको पहले मैं अगर मैक्रो लेवल पे डिस्कस कर लें। सर, हमें मेरा ख्याल है कि ज़रूरत ये है कि हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है,
पहले वो तो डिफाइन हो जाए, क्योंकि एजुकेशन पॉलिसी उसमें से ड्राइव होती है। जैसे मैं जब भी कहीं जाता हूँ तो मैं ये ज़रूर जिक्र करता हूँ कि हमारे हमसाया मुल्क ने 1980 में फैसला किया कि हमने IT का हब बनना, जिसका वो फ्रूट आज ले रहे हैं 40 साल के बाद, कि तमाम जो फॉर्चून 500 कंपनीज हैं उनमें से मेजॉरिटी के CEOs जो हैं वो हमारे हमसाया मुल्क से हैं, ठीक है। लेकिन उन्होंने अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी डिफाइन कर ली और उन्होंने फिर जो ITUs बनाए, IT यूनिवर्सिटीज़ बनाई, IT सेंटर्स बनाए, वो तब से उन्होंने बनाने शुरू किए। हमने किस डायरेक्शन में जाना है? हम एग्रीकल्चर में अपने आप को एक्सेल करना चाहते हैं, IT में करना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में करना चाहते हैं, तो आपको एजुकेशन उस हिसाब से देनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पे चाइना में व्हेन दे डिसाइडेड कि हमें टेक्निकल एजुकेशन करवानी है, तो उन्होंने कब फैसला किया? उन्होंने फैसला किया कि जब हमें मैन्युफैक्चरिंग में जाना है, हमें दुनिया के लिए मैन्युफैक्चरिंग का हब बनना है, तो फिर उन्हें समझ आ गई कि नहीं, हमें हायर एजुकेशन की शायद इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वो भी होगी, लेकिन हमें TVET के अंदर ज़्यादा जाना है, टेक्निकल वोकेशनल सेंटर्स के अंदर। तो अगर आप चाइना गए हो तो आपने देखा होगा कि वहाँ ये इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री के सामने वहाँ पे टेक्निकल इंस्टीट्यूट है उसी इंडस्ट्री से रिलेटेड, ताकि वहाँ का बच्चा वहीं ट्रेनिंग ले, वहाँ जाके सीखे, यहाँ थ्योरी पढ़े, यहाँ प्रैक्टिकल ले, और वहीं से जब ग्रेजुएट हो तो उसी इंडस्ट्री के अंदर जो है वो उस चला जाए। मोहतरम अगर आप इजाज़त दें, हरमीत का एक सवाल ले लें। जी हरमीत। जी। अच्छा सर, जिस तरह आप जिक्र कर रहे हैं पड़ोसी ममालिक का, खासकर भारत को अगर हम देखें, फिर चाइना तो बहुत आगे चला गया, लेकिन भारत भी बहुत तेज़ी से चल रहा है। अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, अपने मुल्क की बात करते हैं, तो आपको याद होगा कि खान साहब की जब हुकूमत थी तो उसमें यकसा निज़ाम तालीम का तस्वर जो पेश किया गया था, उस पर भी हम देख रहे हैं कि जो हमारा वो निज़ाम तालीमी निज़ाम, उसमें भी कहीं ना कहीं जो हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ है, तो यहाँ पे कुछ और सरकारी सतह पर कुछ और है। तो अभी तक उस पर भी कोई जो है कोई ऐसा नहीं हुआ, कोई सियासतदान या स्टेक होल्डर जो हैं वो बैठे हों और उन्होंने इत्तेफाक किया हो। ये इत्तेफाक का ना होना कितना ख़तरनाक है। और एक और चीज़ हम देखते हैं कि जो टीचर्स हैं उनकी भी प्रॉपर कोई ट्रेनिंग के जो सिलसिला वो नहीं है। अगर उनका जो एटीट्यूड है वो दीगर चीज़ हम देखते हैं तो बच्चा भी तो उसको देख के ही फॉलो कर रहा है। जो आपने फरमाया कि ग्रेजुएट बच्चे जिस तरह उनका बिहेव है या वो जैसे चाहते हैं कि वो आगे जाके ऑफिसर ही बन जाए, तो ये सिलसिला टीचर से ही शुरू होता है। तो आप समझते टीचर की ट्रेनिंग कितनी ज़रूरी है? जी हरमीत, पहले आपके सवाल का जो पार्ट है मैं उसका आंसर दे दूं कि देखें, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आप लोग ज़्यादा बेहतर समझते हैं, आपका रोज़ का काम है, आप लोग डिस्कशन करते हैं पॉलिटिशियंस के साथ। हमें एजुकेशन पॉलिसी हो या इकनॉमिक पॉलिसी हो या डिफेंस पॉलिसी हो, ये 2-3 एरियाज़ ऐसे हैं जिसके ऊपर हमें इत्तेफाक करना पड़ेगा कि चाहे कोई भी गवर्नमेंट आ जाए वो पिछली गवर्नमेंट की पॉलिसी को कंटिन्यू करे। अगर वो हम नहीं करते तो पाकिस्तान प्रोग्रेस नहीं करेगा। और आप मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि यही वजह है पाकिस्तान के पीछे रहने की कि हमने किसी पॉलिसी को कंटिन्यू नहीं किया। अभी हमने एक प्रोजेक्ट किया एज अ मैंने प्राइवेट कंपनी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ इंसाफ एकेडमी, मैं उसका वेंडर था। अब मेरा तो कोई ताल्लुक नहीं है किसी पॉलिटिकल पार्टी से, आई एम फ्रॉम अ प्राइवेट सेक्टर, लेकिन हमारे पे टैग ये लग रहा है, बहुत से लोग कह रहे हैं जी कि ये गवर्नमेंट इनको oblige किया है, ये ऐसे किया, वो प्रीवियस गवर्नमेंट के लोग हैं। हालांकि मैंने कल को कोई PMLN वापस आती है या पीपल्स पार्टी वापस आती है तो एज अ प्राइवेट कंपनी मैंने तो उनके लिए भी काम करना है। लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली एक मसला ये है कि हम इतनी पोलराइजेशन हो गई है कि हमारे अंदर वो चीज़ नहीं है। हम जो चीज़ हमारे से नहीं हुई, मैं किसी डिपार्टमेंट का अफसर था या मेरे पास कोई रोल था, मैं उससे बाहर चला गया तो मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा कि अगला आने वाला ये काम क्यों कर रहा है, मैं इसका हिस्सा क्यों नहीं हूँ या ये क्यों कर रहा है। ये अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क को दिमाग की तरह खा रही चीज़ नंबर 1। नंबर 2, टीचर जो है सर उस वक्त आज के दौर में इसका जो रोल है वो चेंज हो चुका हुआ है। अब इसको मेंटोर भी बनना है, उसको कोच भी बनना है, उसको खुद करके दिखाना है। वो कहते हैं ना आपने खाली गुफ्तगू नहीं करनी, आपने अमल करके दिखाना है। तो वही बात जो हम पहले कर रहे थे कि आपका टीचर कितना प्रैक्टिकल है। जर्मनी में टीचर्स को चंद माह के बाद, 1 साल 1.5 साल के बाद उनको पोजीशन करवाया जाता है इंडस्ट्री के अंदर कि मैंडेटरी है, आपने वहाँ पे जाना है। और जितना अरसा वो इंडस्ट्री में जाएगा, इंडस्ट्री तो उसको उसकी सैलरी देगी, लेकिन जो जिस यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करता है या इदारे को, वो भी उसको उतनी उसकी पे करेगा। ये नहीं कि जी आप वहाँ चले गए तो आप उधर से सैलरी लें, उनको इनकरेज करने के लिए। तो हमें कुछ ऐसे प्रोग्राम मुरतब करने पड़ेंगे जहाँ पे हम टीचर्स को भी फैसिलिटेट करेंगे, नहीं आप अपना क्लासरूम का लोड कम करें, आप इंडस्ट्री में भी जाएं, हम आपको सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक बड़े फ्रेमवर्क की ज़रूरत है, इसके ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। तो हो सकता है अगले 5-10 साल में हम इसके एग्जीक्यूशन देख लें। मुझे ऐसा लगता है कि मौजूद साहब बच्चे ज़्यादा इस चीज़ को खुशी से और एक्साइटमेंट से करते हैं कंपैरेटिवली। अगर आप उन्हें बुक्स थमा दें, उन्हें कि आपने थ्योरेटिकल अप्रोच रखनी है, वो कंपैरेटिवली इंडस्ट्री में जाकर या किसी भी चैनल का विजिट करने की अगर स्टूडेंट की बात की जाए तो वो ज़्यादा खुश हो सकता है। अच्छा, हम प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर की बात उस तरह से नहीं कर रहे, अभी तो हम उस टॉपिक पे गए ही नहीं है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या हैं और प्राइवेट सेक्टर की क्या है।
पहले होता था कि मेरिट होगा, आपका टेस्ट होगा, एंट्रेंस के बाद ही आपको एडमिशन मिलेगा। अब आपके पास पैसे हैं तो आप किसी भी अच्छी बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, चाहे आपके 50% ही मार्क्स क्यों ना हो। OA लेवल्स का एक रुझान माँ बाप का, वालिदैन का बहुत ज़्यादा हो गया है। वो ना गवर्नमेंट पे रिलाई करते हैं ना वो प्राइवेट सेक्टर पे। उनको लगता है कि OA लेवल्स बच्चा पढ़ेगा तो ही हायर एजुकेशन कंसीडर होगी। इस तालीम को हम किस तरह से, अगर ऑक्सफोर्ड बुक्स की बात की जाए, अपने कोर्स की बात की जाए, तो किस तरह से हम उसको बेहतर कर सकते हैं कि उस लेवल तक थ्योरेटिकल में ले जाएं, प्रैक्टिकल में ना लेके? देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी हमने मेरी कंपनी ने एक और बुक पब्लिश की प्रोफेसर फिलिप कॉटलर के साथ मिलकर। अब फिलिप कॉटलर दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम है, उसकी बुक्स सारी दुनिया में पढ़ाई जाती हैं। लेकिन आज से पहले उस बुक में क्या इशू था कि वो कंटेंट और उसमें एग्जांपल्स और केस स्टडीज सारी इंटरनेशनल थी। तो हमने उनसे बात की, तो हमने उनको कहा कि सर कंटेंट आपका होगा लेकिन केस स्टडीज़ हमारी लोकल मार्केट की होंगी। तो हमने पिछले साल एक बुक पब्लिश की, अभी उसका फुल एडिशन नेक्स्ट मंथ में आ रहा है, तो हम उसको सारी यूनिवर्सिटीज़ में करवाने की कोशिश कर रहे हैं और यूनिवर्सिटीज़ बड़ा कॉपरेट कर रही हैं। उसमें सर हमने क्या किया कि हमने 26 लोकल कंपनीज, बड़ी कंपनीज, उनसे डाटा लिया, यूनिवर्सिटीज़ की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर को ऑनबोर्ड किया और करके हमने वो केस स्टडीज़ लिख दी। अब इमेजिन करें कि अंडर ग्रेड का बच्चा जब वो मार्केटिंग की बुक पढ़ेगा, एसेंशियल्स ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग, तो उसको होगा कि अच्छा यार ये कंपनी, मैं नाम नहीं लेता कंपनियों के, तो अच्छा ये कंपनी, इसकी तो हम ये शर्ट्स पहनते हैं, अच्छा इसका तो मैं इसका तो मैं हम डाटा यूज़ करते हैं, इसका तो हम ये यूज़ करते हैं, इसका ऑयल यूज़ करते हैं, इसका मसाला यूज़ करते हैं, तो वो रिलेट करेगा। ये सबसे पहले एक काम होने वाला था। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये भी क्रेडिट मेरी कंपनी को जाता है, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान वी डिड दिस। इससे पहले ये कभी नहीं हुआ। तो हमें लोकलाइजेशन बड़ी ज़रूरी है उस डाटा के साथ। इसको मैं अब लिंक कैसे करूँगा आपके क्वेश्चन के साथ? हम जितनी बुक्स पढ़ा रहे हैं वो सब इंटरनेशनल है। लोकल बुक्स कितनी हैं, कितने ऑथर्स हैं, उनकी अगेन वो उसकी उनकी रिसर्च के ऊपर होगा कि उन्होंने कितनी मेहनत की, कितनी रिसर्च की, कितना उस बुक के स्टैंडर्ड को हाई किया। तो हमें हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है, हमें उस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स को पढ़ाना है ताकि वो रिलेट कर सकें। हमें नहीं पता कि उसमें क्या मिसालें दी जा रही हैं, क्या नाम इवन इस्तेमाल किए जाते हैं बुक्स में। तो ठीक है, वो सिलेबस तो अवेलेबल है इंटरनेशनल, हम अवेलेबिलिटी है, मुख्तलिफ स्कूल उसको करवा भी रहे हैं, लेकिन आखिर कब तक? हमें वो वापस शायद सिंगल नेशनल करिकुलम की तरफ जाना पड़ेगा। अगर आप इसको कंपेयर करें, जैसे आपने पहले मिसालें दी इंडिया की, तो इंडिया में क्या वहाँ की टेक्स्ट बुक आपने देखी है, वहाँ पे कितनी ज़्यादा लोकल एग्जांपल्स हैं। और एक सबसे बड़ी बात ये भी है कि इंडिया मेरा भी जाना हुआ है, मैं कुछ जो एकेडमिक्स के लोग हैं उनसे मिला भी हूँ और उनके IT के लोगों से भी कुछ मुलाकात हुई है। वहाँ पे एग्जांपल्स हैं बहुत ज़्यादा, हमारे पास इतनी ज़्यादा हैं भी नहीं, तो हम क्या करें फिर? सर स्टार्ट तो करें ना कहीं से कहीं, स्टार्ट करें। अब देखिए 500 बड़ी कंपनियां तो हैं ना आपके पास, तो उनका डाटा लिया जा सकता है। फिर हमारे पास नंबर ऑफ़ PhDs देखें कितने ज़्यादा हैं। HEC ने मेहनत की है पिछले 10-15 साल में, फ़ंड किया उनको, अब वो आए, उनके साथ मिलके आप करिकुलम बनाएं, डिज़ाइन करें। करिकुलम के ऊपर एक बड़ी कम्प्रीहेंसिव मेरे ख्याल है कि डिबेट रिक्वायर्ड है और एक कोलैबोरेशन रिक्वायर्ड है। जो हरमीत ने फरमाया कि हमें वो कहीं कोलैबोरेशन मिसिंग है तो हमें उनको कोलैबोरेट करना है, हमें किसी एक पेज पे आना है, तो हमें आना पड़ेगा, अदरवाइज उसके बगैर गुजारा नहीं है। अभी आप एक बात करें OA लेवल्स की, आपको पता है कि OA लेवल्स UK में ऑब्सोलीट हो चुका हुआ है, जिसको हम पाकिस्तान में अभी तक हाई रेट कर वहाँ पे उसको IGCSE और IGC उसकी तरफ लेके चले गए। वहाँ क्या हो रहा है, ये बात कर लेते हैं, इसके बाद अगर कोई और क्वेश्चन होगा। दुनिया इस वक्त किस पे काम कर रही है? एक IB सिस्टम है, एक IGCSE है, इस तरह और बहुत से सिस्टम्स हैं। उनमें वो स्टूडेंट की जो क्रिटिकल थिंकिंग है, एनालिटिकल स्किल्स हैं, कोलैबोरेशन है, कम्युनिकेशन है, उसका जो थिंकिंग प्रोसेस है, उसकी जो एबिलिटी टू टेक इनिशिएटिव्स है, उसकी इमोशनल सेंसिटिव है कि वो कितना अपने आप को माशरे के साथ, लोगों के साथ एडजस्ट करता है। ये इन सारी चीज़ों के ऊपर काम हो रहा है और इसको करिकुलम के अंदर इंकलकेट किया जा रहा है। इतनी डिटेल से क्या आपके ऊपर काम हो रहा है यहाँ पर करिकुलम के ऊपर अपडेट करने के लिहाज से? एक सवाल हरमीत का और ले लें। जी हरमीत। जी मैं बस जो बातें सर ने की, ज़ाहिर बात है कि बहुत सारी चीज़ों पर हमें इत्तेफाक करना होगा, लेकिन सर अगर हम देखें फिर अगर हम इससे यूनिवर्सिटी लेवल से कम आ जाते हैं, अगर स्कूल के सिस्टम पर आ जाते हैं, तो बेसिक चीज़ें जो हैं वहाँ पे भी एक चीज़ मैंने जो देखी है, जो रटा कल्चर है वो भी बड़ा ज़्यादा अभी भी कोई स्कूल तक हम जाते हैं, लेक्चर देने के लिए जाते हैं, तो वो चीज़ उसको अभी भी टीचर अप्रिशिएट करते हैं। वो आगे जाके ग्रेजुएट होते हैं या मास्टर करते हैं, वो चीज़ हमें कहीं नज़र, उसी तरह वही चीज़ हमें उनमें नज़र आती है। कहीं हमने अथर नहीं पैदा किए, हमने लिखने वाले नहीं पैदा किए। अगर पड़ोस में देखा जाए तो सब उनकी किताबें जो हैं यहाँ पर पढ़ाई जाती हैं। इस पर आपका क्या
क्या मौक़िफ़ है, क्या कहेंगे सर आप इस पर? सर रट्टा तो जब तक हम ख़त्म नहीं करेंगे, वही मैं जो बात अभी कर रहा था कि क्रिटिकल थिंकिंग क्या हम बच्चों को सिखा रहे हैं, जो आज के दौर के स्किल हैं, क्या एनालिटिकल स्किल्स, कंप्रीहेंशन, ये तो हम सिखा नहीं रहे। हम बच्चे को ये कहते हैं कि आपका ये ग्रेड आएगा। अच्छा, अब ग्रेड का हमने एक पैरामीटर बना लिया, पेरेंट्स ने भी, टीचर्स ने भी, और जो स्कूल के ओनर्स हैं या एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने भी, और इवन बच्चे ने भी। अब जब चारों ग्रेड पे तवज्जो दे रहे हैं तो फिर वो प्रोसेस को भूल जाते हैं कि ये ग्रेड आएगा कैसे। जैसे मैं जिन पेरेंट्स को मिलता हूँ या अपने घर में मेरे जो बच्चे हैं, मैं उनको ये कहता हूँ कि बेटा फॉरगेट द ग्रेड्स, आपने प्रोसेस को देखना है कि आपने ग्रेड ले कैसे रहे हैं। क्या आप वो सीख के ले रहे हैं या रटा लगा के ले रहे हैं? अगर सीख के ले रहे हैं और आपका ए ग्रेड नहीं भी आ रहा, बी भी आ रहा है, तो इट्स फाइन, क्योंकि अगर कोई रटा लगा के ए ले रहा है तो इन प्रैक्टिकल लाइफ यू विल बी अहेड। तो हमें इस चीज़ को इनकरेज करने की ज़रूरत है। अब नंबर गेम से निकल के हमें थोड़ा सा स्किल्स पे नंबर पे तवज्जो दें, लेकिन वो ले कैसे रहे हैं। लेकिन आपका फोकस होना चाहिए कि आप एबिलिटी क्या आप अपने पैदा अब उसका मैं एक बात करता हूँ कि उसमें इसकी वजह से प्रॉब्लम ये होती है कि फिर टीचर भी तवज्जो ये देता है कि मैं ऐसे नोट्स दे दूँ, ऐसी चीज़ें दे दूँ कि बच्चा नंबर ले ले बस। अच्छा, आपको पता है इसमें वालिदैन का एक जिक्र छोटा सा करना बड़ा ज़रूरी है। स्कूल लेवल की अहमियत आप बात कर रहे हैं, कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो, वालिदैन को भी इस चीज़ पर फोकस देना चाहिए कि बच्चे की पहले कोई एबिलिटी देख ले कि उसके अंदर एबिलिटी है क्या, फिर उसे पॉलिश करने पे आए, उसके बाद फिर उसको कैश करने पे आए। हम बच्चों पे फोकस करते हैं डिग्री ले लें, अच्छे नंबर ले लें, ग्रेड ले लें और स्कॉलरशिप ले लें, दैट्स इट। तो वालिदैन का एक बहुत अहम किरदार है, जिससे जो ग्राउंड रियलिटी है वो यही है जहाँ से सब चीज़ें ड्राइव होती हैं। सो थैंक यू सो मच, बड़ी अच्छी और बहुत से सवाल हैं, लेकिन ये है कि टाइम सेगमेंट इतना सा है हमारा था, लेकिन हम इंशाल्लाह दोबारा इसे प्लान करेंगे। एक छोटी सी हमने ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ये खबर जो है वो शो के दौरान ही हमें मौसूल हुई है और हमें वो आपको देनी है, और अफसोसनाक खबर है, यकीनन एक अनफॉर्चुनेट सी सिचुएशन है। सर, पाक फ़ौज का हेलीकॉप्टर है जो कि कल रात एक तरबियती मिशन पर था, जो कि गिरकर हरमीत तबाह हुआ है, और 6 एहलकार जिसमें 2 पायलट हैं, 4 एहलकार शामिल हैं, सब ने जामे शहादत नोश की और सारे जो हैं वो शहादत के दर्जे पर फाइज हैं। हम दुआ करते हैं कि उनके ख़ानदान को सब्र जमील हो। और से कुछ नाम जो है वो एहलकार जो है, जो 4 उनमें है नायक जलील है, अब्दुल वाहिद है, सिपाही मोहम्मद इमरान हैं और सिपाही शुएब हैं। इसके अलावा 2 पायलट्स भी हैं जो कि सवार थे, पायलट मेजर मोहम्मद मुनीब अफजल और पायलट मेजर खुरम शहजाद। तो सर हम इनके लिए दुआ गो जी, इनके लिए दुआ। बहुत ही अफसोसनाक खबर है। वैसे अगर देखा जाए तो अभी 2 खबरें ही सामने आ चुकी हैं हमारे सामने। एक तो ये कि सैलाब ज़दगान की मदद के लिए वो जा रहे थे, दूसरी जानब ये खबर भी है कि कहीं फ़ौजी ऑपरेशन हो रहा था और ये हादसा पेश आया है। लेकिन बहरहाल बहुत ही अफसोसनाक खबर है। और अगर देखा जाए हमारे जवान जो हैं, चाहे वो सैलाब की तबाहकारियाँ हों या जो दुश्मन अनासर है उनका मुकाबला करना हो, तो अपनी जानों का नजरा से पेश करते नज़र आते हैं। और हम देख रहे हैं कि अभी जो ये ख़बर आई है वाकई में इंतहाई अफसोसनाक है। और इससे कबल आपको याद होगा कि बलूचिस्तान के इलाके में इससे भी एक और अफसोसनाक खबर आई थी, जब उसमें कोर कमांडर क्वेटा और दीगर जो है एहलकार जितने भी ऑफिसर्स थे उनकी शहादत हुई। तो हम देख रहे हैं कि ऑपरेशन या हो या सैलाब की तबाहकारियों से निमटने का हो, हमारे जो जवान हैं वो अपनी जानों का नजराना साथ साथ पेश करें, लेकिन साथ साथ वो जिस तरह काम कर रहे हैं बलूचिस्तान में और दीगर इलाकों में, वो काबिल तहसीन है। बिल्कुल ऐसी है सर। ठीक है, हमारे साथ आगे बढ़ाते हैं सर। जी, हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, उनसे चल के बात करते हैं। अब डॉक्टर फतिहा अशरफ माहिर नफ्सियात हैं, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। हमने बात करनी है ख़ुद पसंदी के हवाले से कि लोग बहुत ज़्यादा शिकार होते हैं ख़ुद पसंदी का। ये कितना ख़तरनाक है, कितना ज़्यादा नुकसानदेह है, और क्या ये इंसान को किसी नफ्सियाती बाकायदा मर्ज़ का शिकार बना देता है और उसके ज़िंदगी में प्रैक्टिकल लाइफ में आगे बढ़ने में कितनी रुकावट बनता है? सबसे पहले तो बात करेंगे खुद पसंदी होती क्या है। खुद पसंदी यानी अपनी ज़ात से मोहब्बत। एक लेवल तक तो ये चीज़ सही है, लेकिन अगर एक लेवल से ज़्यादा बढ़ जाए तो एक डिसऑर्डर बन जाता है। यानी अपनी आप से मोहब्बत करना एक हद तक ठीक है। हमारा दीन इस्लाम भी हमें मियाना रवी की तबलीग देता है कि हर काम जो है वो मियाना रवी के साथ किया जाए। खाना बहुत मज़ेदार है, अगर उसमें नमक ज़्यादा डाल दिया जाए तो वो बदजायका हो जाता है। चाय में अगर चीनी ज़्यादा डाल दी जाए तो वो पीने के लायक नहीं रहती। अगर कोई रवैया बहुत ज़्यादा आ जाए तो पर्सनालिटी डिसऑर्डर बन जाता है। इस तरह अगर खुद पसंदी बहुत ज़्यादा आ जाए तो वो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी बन जाती है, जो कि बाकायदा एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है और ख़तरनाक किस्म का डिसऑर्डर है। इसमें जो पर्सन होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़ात को आला ज़र्फ़ समझता है, बाकी लोग उसके लिए क्या है
कुछ भी नहीं, उनको वो किसी खाते में नहीं लाता, अपनी सेल्फ को ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझता है कि बस मैं ही हूँ। और ये डिसऑर्डर्स जो है वो मेल में ज़्यादा पाया जाता है फीमेल के निस्बत। जी ये बड़ी सर हैरत की ये तो बात हैरत है। की फती बात है। अशरफ, अगर हम देखें ऐसे किरदार जो है, ऐसे कैरेक्टर हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। आपसे जानना चाहूँगा कि क्या इसको हम रिलेट कर सकते हैं डिप्रेशन के साथ? ये जो किस्म की जो मर्ज है उनमें पाई जाती है, तो क्या डिप्रेशन के साथ रिलेट कर सकते हैं? असल में ये जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स है ना, ये बच्चों में बचपन से डेवलप होते हैं। इसमें पेरेंट्स की जो है तरबियत का बहुत ज़्यादा रोल अदा होता है। पेरेंट्स कुछ बच्चों की तरबियत जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिंग होकर करते हैं, हर बात पे कहते हैं मेरा बेटा गलत नहीं कर सकता, वो तो हर काम में अच्छा है, कि उनकी गलत को भी सही करते हैं। जब आप गलत को गलत नहीं कहेंगे, बिल्कुल सही कहेंगे, तो फिर बच्चों की तरबियत कैसे होगी? डिप्रेशन तो और चीज़ है, लेकिन ये नार्सिसिस्टिक जो है एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। इसमें वो सामने वाले की जो एम्पैथी है, उनकी फीलिंग्स को कोई नहीं कहता, बस मैं आपका दोस्त हूँ, ये आपके लिए आला ज़र्फ की बात है। दूसरों पे अपनी चीज़ों का हक जो है जताना अहम समझते हैं, कहते हैं ये आपका मोबाइल है, नहीं ये तो मेरा मोबाइल है, मुझे दे। और अगर कोई आपका दोस्त है तो ये उसके लिए आला ज़र्फ की बात होगी कि वो दोस्त है। दूसरों की फीलिंग्स क्या है, उनके लिए कुछ भी नहीं है। डिप्रेशन, एंजाइटी वो डिफरेंट डिसऑर्डर्स में आ जाते हैं, लेकिन ये नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी है, ये जो है अलग चीज़ है। और हरमीत एक चीज़ का इंकशाफ जो डॉक्टर साहिबा ने अभी किया है वो ये कि ये कंपैरेटिवली मर्दों में ज़्यादा पाई जाती है खुद पसंदी। मतलब हमें लगता था कि ख़वातीन खुद से बहुत मोहब्बत करती हैं अपनी अदाओं से और अपने आप से, अपनी खूबसूरती से, लेकिन मर्दों में ये ज़्यादा पाई जाती है कि हैरान कुन इंकशाफ है जो आपने किया। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि हम इसी को आगे अगर लेकर जाएँ, खुद पसंदी के बारे में कहा भी जाता है कि खुद से मोहब्बत करें, खुद से मोहब्बत करेंगे तो लोग आपसे मोहब्बत करेंगे। और आजकल ज़माना भी ऐसा है कि कोई आपके लिए कुछ नहीं करता, आपको अपनी ज़ात के लिए खुद ही करना पड़ता है। ऐसा कौन सा लेवल है जब आप खुद पसंदी की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं अपने आप से प्यार करने के साथ? मतलब कहा जाता है अपने आप से प्यार करो, लेकिन आहिस्ता 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 इतना ज़्यादा अपने आप से मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं कि आप किसी को कुछ समझते ही नहीं है, या किसी और की ज़ात आपको अपने आगे सिफर लगती है। इसमें ना सोशल मीडिया का किरदार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया पे आजकल जो है लोग धराधर पोस्टिंग करते हैं, पिक्चर्स करते हैं, तो दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं कि मैं अपने आप को इतना इंपॉर्टेंट समझता हूँ, मेरे लाइक्स क्यों कम आए, मुझे लोगों ने क्यों नहीं अप्रिशिएट किया। और जो मेल हजरात हैं उनमें इसलिए ज़्यादा होता है कि वो अपने जॉब्स को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं। मैं 18 ग्रेड का हूँ, मेरी सैलरी ज़्यादा, लोग मुझे इज्जत दें, मैं हकदार हूँ। तो जो फीमेल्स हैं वो ज़्यादातर हमारी सोसाइटी में मोस्टली घर में रहती हैं, उनको दबा के रखा जाता है, इसलिए भी उनमें ये डिसऑर्डर कम होता है। जो मेल होते हैं वो अपने आप को शो करते हैं, जितने भी नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी के लोग हैं वो शो करते हैं, और ये ज़्यादातर डिसऑर्डर जो हैं वो एक्सेप्ट भी नहीं करते। वो कहते हैं हम लोग बिल्कुल ठीक है, हमें कुछ भी नहीं है, अपने आप मानते ही नहीं है कि उन्हें कोई पर्सनालिटी डिसऑर्डर है या कुछ है, या ट्रीटमेंट के लिए जाएं। वो कहते हैं नहीं हम ठीक है, हमें कुछ भी नहीं है, बस अपने आप से मोहब्बत करते हैं। इस हद तक करते हैं कि उन्हें दूसरों की नज़र ही नहीं आते कि दूसरे लोग भी हैं, उनकी भी कोई फीलिंग्स है, दूसरों की इंसल्ट करने को अपना हक समझते हैं। मैं बात कर रही हैं सर, आपको याद होगा बचपन में जब हम कोई डायरी लिखते थे ना, तो उस डायरी को सबसे छुपा के रखते थे। मतलब कि हमें कोई पढ़ ना ले कि हमने उसमें कोई सैड चीज़ लिखी है, कोई हैप्पीनेस सेव की है, कोई मेमोरी सेव की है, उसको हमने कोई 7 पर्दों में रखना होता था। आज एक बंदा परेशान होगा तो उसने एक स्टेटस लगाना है, वो खुश होगा तो उसने एक स्टेटस लगाना है, और जब तक उस पर कोई 10-15 लोग रिएक्ट नहीं करेंगे हमें लगता है कि नहीं भी ये तो काम ही नहीं हुआ, मतलब हमारी तो खुशी सेलिब्रेट ही नहीं हुई, या हमारा गम लोगों को पता ही नहीं चला। अच्छा, ये दोनों चीज़ें जो हैं ये किस हद तक आपको ड्राइव करके इस खुद पसंदी तक ले जाती हैं, इस एक्सट्रीम सिचुएशन तक ले जाती हैं? आपको लोगों की एप्रिसिएशन भी खुद पसंदी की तरफ लेके जाती है, लोग आपको सराहते हैं, और आजकल तो लोग बिना वजह सराहते हैं। मतलब कोई प्यारा नहीं भी होगा, कोई अच्छा नहीं भी होगा, कोई अच्छा काम नहीं भी करता होगा, तो मुरव्वतन हम कह देते हैं कि नहीं भी आप तो बहुत अच्छी हैं, आप तो बहुत अच्छा काम करती हैं। ये जो आप गलत फीडबैक देते हैं ये कितना खुद पसंदी को करता है? सबसे पहले तो बात शुरू होती है घर से, तरबियत से, कि बच्चों की आदतें जो है वो वालिदैन डेवलप करते हैं। बच्चों की अच्छी और बुरी आदत के पीछे हमेशा उनके वालिदैन का हाथ होता है कि वो बच्चों की तरबियत कैसे करते हैं। अगर वो शुरू से गाइड करते हैं बच्चों को कि गलत ये चीज़ है, ये ठीक है, और हर पर्सन को उसकी वैल्यू का पता होता है कि आपकी वैल्यू इतनी है। कहते नहीं एक आपकी सैलरी, उसके बाद आपकी कीमत लग रही है। अगर आपकी सैलरी से ज़्यादा अगर कोई आपको अप्रिशिएट कर रहा है या कुछ वैसे आपको बता रहा है वो चीज़ नहीं है, तो इसका मतलब उस आपकी कीमत लगा रहा है, आपको वैल्यू जो है वो सिर्फ वर्ड्स में दे रहा है। और अगर पेरेंट्स ही बच्चों को बता दें, स्टार्टिंग में उनकी तरबियत ऐसे कर दें, अपने बच्चों को ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव ना बनाएं, उन्हें बताएं कि ये सोसाइटी में ये चीज़ को आपने इस तरह लेकर चलना है, उसमें जो है बर्दाश्त का मादा हो। अब
सोशल मीडिया पे जो है लोग कंपेयर बहुत करते हैं अपने आप को दूसरे से, और उससे क्या है बच्चों में बर्दाश्त ख़त्म हो गया। हम अपनी नफ्स के, अपने ख्वाहिशात के ग़ुलाम हैं। ग़ुलाम से मुझे बात याद आई, जैसे कि हमारे साबका वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का एक डायलॉग जो था वो काफ़ी फेमस हुआ था, क्या हम कोई ग़ुलाम हैं? तो हम वाकई ग़ुलाम हैं अपनी ख्वाहिशात के, अपनी नफ्स के। हमने बेशक फ़िज़िकली तौर पर तो आज़ादी हासिल कर ली है, लेकिन हम नफ्सियाती तौर पर आज भी ग़ुलाम हैं अपनी अना के। और ये जितने भी नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी के लोग हैं ना, ये अपनी झूठी अना के ग़ुलाम होते हैं, अपनी अना को, अपनी इन बाउंड्रीज़ को तोड़ते मतलब नहीं। ये सब कुछ आपके हाथ में, आप चाहें तो अपनी खुद पसंदी आप इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं अनटिल और अनलेस आपको पता चले कि ये बीमारी आपको है। तो पहले तो इसे डायग्नोस करें, फिर इसके इलाज मुआवजे की तरफ जाएं, और यकीन करें काम कोई नहीं कर सकता हमारे सिवाय आपके अपनी ज़ात ही इस पर काम कर सकती है। थैंक यू सो मच साहिबा फॉर बीइंग हियर। हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो आफ्टर सो मेनी डेज इट्स टाइम टू शो यू गाइस कि हमारे पास एक ज़बरदस्त सा ट्रेलर है सुहेल अहमद साहब का, लेकिन नाम याद आ गया सर, सरगुन मेहता। बाबे पंगड़े पांदे। और ये सुहेल अहमद साहब जो हैं ये एंट्री दे रहे हैं इंडियन जो मूवीज इंडियन मूवी है, अमेरिका में इसकी शूट हुई है। और दिलीप दोसांझ जो इंडिया के मशहूर गुलकार हैं, सिंगर हैं, वो इसके प्रोड्यूसर भी हैं, और सरगुन मेहता अदाकारा इनके साथ हैं। 5 अक्टूबर को बड़ा परफॉर्मेंस, गुड वन। अच्छा था, मजे का। 5 अक्टूबर को ये फिल्म रिलीज हो रही है दुनिया भर में। Go and watch। और हरमीत आपने भी देखा ट्रेलर, कैसा लग रहा है? इतने से ट्रेलर से आंखों में पानी आ गया सर। बहुत मजेदार हो साहब। और वैसे भी सुहेल साहब को भारतीय पंजाब में बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, कनाडा में उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। तो उनका ये किरदार और फिर भारतीय फिल्मों में और खासकर पंजाबी फिल्मों में एंट्री एक बहुत बड़ी बात है। और हमने देखा है कि हमारे जितने भी अदाकार हैं, जितने भी हमारे काम करने वाले लोग हैं फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड, वो ज़्यादा उनका काम ज़्यादा वहाँ पे पसंद किया जाता है। लेकिन ट्रेलर को देख के बड़ा मज़ा आया कि भाई इंश्योरेंस का मामला है और कहीं ना कहीं बाबे की लुढ़कने की बातें हो रही है, तो देखना लाजमी होगा। वैसे जिस तरह अभी लगी है लाडला यहाँ पे, कैसा डिच कराया, अंदाजा करें मैराथन रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डिस्को जा रहे हैं। बच्चे प्लान कर रहे हैं, दिलीप दोसांझ प्लान कर रहा है मेरा बाप रुखसत हो जाएगा तो फिर मैं कारोबार को किस तरह से फैलाऊंगा और क्या क्या करूंगा। और बाप जो है वो मरते मरते दोबारा जवान हो गए। मरते दोबारा। लेकिन सर आपने यहाँ पर थोड़ा सा कोट कर देते हैं, चल मेरा पुत 1 और 2 को। हमारे यहाँ पर कॉमेडियंस जो हैं, हरमीत आपने वो मूवी देखी होगी, बड़े बड़े मतलब 3 से 4 कॉमेडियंस एक मूवी में थे और वो मूवी सुपर डुपर हिट गई थी पाकिस्तान में। लेकिन ये भी फिल्म जो है मतलब ये बड़ी, और सुहेल अहमद की खास तौर पे एक्टिंग देखने वाली होगी। और वो इस लिहाज से कि एक बिल्कुल ही बीमार, और वहाँ से फिर उसको नई जर्नी शुरू हो जाती है, नई एंट्री मतलब उसकी जिंदगी में। ट्रेलर इज गुड, तो आप जरूर देखें, जाएं और एंजॉय करें। और हमें इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अब कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दूसरों का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।